Assalamu alaikum, dear students. So I am here to interact the very first paper for your test series, that is NEET 2026 की टेस्ट सीरीज जो हम आज से लॉन्च करने जा रहे हैं. देखिए बच्चों, you all know that आपको 2025 के एंट्रेंस ने भी बहुत कुछ सिखाया. दैट टेस्ट सीरीज इज वेरी वाइटल फॉर योर सिलेक्शन. अगर आपकी सिलेक्शन है ना, तो उसके और सिलेक्शन और आपके बीच में बस एक ही जो चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो करना. तो टेस्ट सीरीज अगर आप विद डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आते उनकी अलग कॉपी बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्यों नहीं आए, उन कंसेप्ट को अच्छे से फिर से उनको टाइम देंगे, तब जाके जो है आपका 2026 का एग्जाम जो है वो आसान होने वाला है. तो फॉलो द टेस्ट सीरीज विद डिसिप्लिन एंड मैं ये रिकमेंड करूंगा कि टेस्ट सीरीज के अलावा जो आप क्वेश्चंस घर में करते हो, तो एटलीस्ट मैंने जो जो जितने भी बड़े टीचर्स हमारी कंट्री के, वो सब ये बोलते हैं कि अगर एक बच्चे को सिलेक्ट होना, अच्छे से सिलेक्ट होना है, तो कम से कम 20 से 25,000 क्वेश्चन जो है उसको फॉलो करने चाहिए. मतलब प्रैक्टिस जो है 20 से 25,000 क्वेश्चंस की उनको करनी ही करनी चाहिए. तब जाके जो है बच्चे का सिलेक्शन अच्छे से होगा. अगर 20-25,000 से ज्यादा क्वेश्चन कोई बच्चा करता है थ्रू द ईयर, तो यार फिर वो टॉपर्स में जो है आ सकता है. तो विद दिस वी विल स्टार्ट आवर टेस्ट सीरीज. बट हाँ, मैंने ये भी देखा है कि हमें बच्चे भी मैसेज कर रहे हैं कि सर दूसरा फेज कब से स्टार्ट होने वाला है. तो ये तो पहला ही फेज है. अगर किसी बच्चे का पहला टेस्ट मिस होता है तो सेकंड टेस्ट से वो जो है ज्वाइन कर सकता है और अपना टाइम बचा सकता है, क्योंकि सेकंड टेस्ट सीरीज जो है जो फेज 2 है वो लॉन्च होगा बट आफ्टर मंथ्स. और ये जो महीने जो आपके निकल जाएंगे उसमें जो वक्त जाया होगा, तो उसकी भरपाई फिर आगे नहीं होती है. तो बेटर इज टू स्टार्ट विद दिस टेस्ट सीरीज. एंड टुडे we are here with the very first paper, that's test number 1, and the chapters we have to discuss in this test here is that units and dimensions and kinematics. जो पहले दो चैप्टर आपके 11th के 45 क्वेश्चंस का ये पेपर है and we are going to interact them one by one. So the first question is here. हर एक क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए. So a body is projected horizontally from the top of a high tower. तो अगर मैं एक टावर यहाँ लेट अस सपोज दैट दिस इज ग्राउंड हियर, और ये एक टावर मैं बना रहा हूँ, और यहाँ से क्वेश्चन में कहा गया कि हमने एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फायर किया. तो हॉरिजॉन्टली फायर किया विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. सो वी हैव फायर्ड इट विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. आफ्टर 4 सेकंड्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज जी का वैल्यू दिया गया. तो 4 सेकंड के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट का जो है वैल्यू निकाल के देना है. तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है, द पाथ विल गेट मॉडिफाइड, द ट्रैजेक्टरी विल बी लाइक दिस. लेट अस सपोज दैट आफ्टर 4 सेकंड्स ये जो है ऑब्जेक्ट ये जरूरी नहीं है ग्राउंड को हिट करके. 4 सेकंड के बाद हमें नहीं पता है कि ये कहां होगा, बट ट्रैजेक्टरी विल बी लाइक दिस. और मान लो ये वो पॉइंट है 4 सेकंड के बाद. सो दिस इज एट टी इक्वल 4 सेकंड्स. और अगर आप टी इक्वल 4 सेकंड के बाद आप डिस्प्लेसमेंट चाहते हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इन दो पॉइंट्स को जो स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करने वाली लाइन है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. सो आवर क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस पिंक लाइन. हमें इस पिंक लाइन का लेंथ निकालना है. दैट्स व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज रिक्वायर्ड जो है सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब आप इसको कैसे करोगे? सबसे पहली फुर्सत में आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज एक्स. अगर आपको एक्स पता चलता है और वाई पता चलता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से आराम से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट कैलकुलेट एक्स एंड देन वाई. तो अगर आप एक्स देखोगे तो एक्स इज ऑलवेज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. सो इट इज 20 into that is 4. तो इट इज 80 मीटर. तो आगे ये यहां से जो फुट ऑफ द टावर से आगे गिरा है, दैट्स 80 मीटर. अब अगर हमें y मिल जाए, और y आप कहां से निकालोगे? बाय सिंपली द इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट्स s इक्वल ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. सो ये हो गया sy, ये हो गया uy, और ये हो गया ay. तो अब आप कन्वेंशन यूज करेंगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव. जब भी हम काइनेमैटिक्स के क्वेश्चंस करते हैं तो कन्वेंशंस आर वेरी मस्ट, बिकॉज यू आर डीलिंग विद वेक्टर्स, दैट इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे वेक्टर्स है, डिस्प्लेसमेंट. तो ऊपर की तरफ अगर हम लेट अस सपोज मानते हैं कि पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो एस वाई जो है वो नीचे की तरफ, तो इट्स माइनस वाई. इनिशियल वेलोसिटी इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयर इज नथिंग वर्टिकल वेलोसिटी, तो 0, एंड इट्स माइनस 1/2. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपको वैल्यू दिया गया है 10, एंड टाइम जो वो 4 सेकंड के बाद ही पूछा गया. माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल. 2 5 are 10 and 16 into 5 is 80 मीटर. तो ये भी आपका जो है 80 मीटर आ गया. तो y भी आपका 80 मीटर है और x भी आपका 80 मीटर है. तो डिस्प्लेसमेंट बाय पाइथागोरस थ्योरम, इट इज डिस्प्लेसमेंट का जो स्क्वायर है, इट विल बी रूट ऑफ दैट इज 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर. तो अगर आप 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 80 स्क्वायर, और स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल, इट विल बी 80√2 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जो है आइडिया इसमें हमसे पूछा गया, एंड बाय हैविंग दैट हॉरिजॉन्टल इसने कितना कवर किया, और वर्टिकल using Pythagoras theorem to calculate the required answer. Now question number next is, an aeroplane is flying horizontally at a height of 980 meter with velocity 100 meter per second, drops a food packet. A person on the ground is 414 meter ahead horizontally from the dropping point.
at what velocity should he move so that he can catch the food packet, very important numerical। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है, अगर आप ये ग्राउंड मानते हैं तो मान लीजिए ये आपका एरोप्लेन है और एरोप्लेन जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ इट इज एट अ हाइट ऑफ 980 मीटर, सॉरी। तो सबसे पहले इसकी हाइट दी गई है 980 मीटर ग्राउंड से इसकी हाइट है विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड ये जा रहा है। अगर ये 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और फूड पैकेट छोड़ेगा तो फूड पैकेट भी जो है उसी वेलोसिटी से आगे जाएगा एंड फाइनली इट विल जो है हिट द ग्राउंड हियर। तो ये इसका जो है हिटिंग पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन है, उसकी वजह से जो वेलोसिटी इसको हॉरिजॉन्टली मिल जाएगी and it will hit the ground here, it will not fall directly downwards, it will follow the proper trajectory। तो उसके बाद हमसे पूछा गया a person on the ground is 414 मीटर ahead of the dropping point, मतलब जहां उसने छोड़ा वहां से, मतलब अगर मैं ये वर्टिकल लेता हूं तो वहां से पहले ही एक आदमी जो है आगे खड़ा है यहाँ पे, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से दैट इज 414 मीटर जो है यहाँ से डिस्टेंस प्रोवाइडेड है। 414 मीटर ड्रॉपिंग पॉइंट से वो अहेड है from the dropping point। At what velocity should he move so that he can catch the food packet? जैसे एक्चुअली इस आदमी ने क्या देखा, आदमी यहाँ पे अब खड़ा है, ये आदमी है, तो जैसे इस आदमी ने देखा कि ये हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन फूड पैकेट छोड़ रहा है तो ये पहले ही यहाँ पहुंच गया था, इसको पता था, ही नोज फिजिक्स कि ये ट्रेजेक्टरी ऐसे फॉलो करेगा, तो ये पहले अहेड है, 414 मीटर पहले आगे चला गया। और फिर हमसे पूछा गया कि ये अब किस जो है वेलोसिटी से जाना चाहिए सो दैट ये इस फूड पैकेट को कैच कर पाए। तो कहानी ये है बच्चों, अगर हम ये टाइम निकालना चाहते हैं उससे पहली फुर्सत में हम क्या करेंगे, दैट इज दिस इज 980 मीटर एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो मैं देखूंगा पहले इसको कितना वक्त लगेगा यहाँ ग्राउंड को हिट करने में। सो दैट टाइम जो है अगर आप देखोगे दैट टाइम ऑफ फॉल इज रूट ऑफ 2h/g, और 2h/g से आप टाइम ऑफ फॉल निकाल सकते हो, ये आपने पढ़ा होता है। सो इट इज रूट ऑफ, इट इज 2h, h इज द हाइट, दैट्स 980 एंड g जो है आपका 10। तो अगर आप देखोगे इट्स 980 इज द हाइट, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपका, जो कि आपने 980 लिया है, तो बेटर इज टू टेक 9.8, उससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू में 9.8 इसलिए लिया क्योंकि आपका हाइट जो है वो 980 मीटर दिया है, दैट्स द लॉजिक। 9.8 मींस 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 98 और ये बनेगा 9800। और अब आप अगर आप देखोगे 9800 ये हो गया 100 ओनली, एंड ये हो गया रूट ऑफ 200। रूट ऑफ 200 जो है आपका टाइम है, दो आप लिख सकते हो 10√2 सेकंड्स, 10√2 सेकंड्स द टाइम ऑफ फॉल, मतलब इस ऑब्जेक्ट को, इस फूड पैकेट को धरती पे आने में वक्त जो लगेगा दैट इज 10√2 सेकंड्स। 10√2 सेकंड्स में वो यहाँ पे ग्राउंड को हिट करेगा। तो अब अगर आप देखोगे हमें जो है वेलोसिटी निकालना है, जिससे ये इस पे जिस वेलोसिटी से अगर आदमी भागेगा तो फूड पैकेट पकड़ लेगा। सबसे पहली फुर्सत में आप देखो कि हमारे फूड पैकेट ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फूड पैकेट ने कितना कवर किया यहां से यहां तक, दैट इज x इज इक्वल द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ऑफ फॉल, एंड टाइम ऑफ फॉल वही है, जितनी देर में गिरा उतनी देर में आगे चला। सो x इज इक्वल वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका देखिए 100 है, और टाइम ऑफ फॉल जो है दैट इज 10√2, 10√2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बना 1000 इंटू इट इज √2 इज 1.414, तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा 1414 मीटर। तो ये है जो आपका फूड पैकेट ड्रॉपिंग पॉइंट से आगे चला। तो अगर फूड पैकेट इतना चला, उसमें आदमी ने पहले ही इतना कवर किया था, तो रेस्ट डिस्टेंस जो आदमी को चलनी है दैट इज 1414 में से 414, तो ये गया 1000 मीटर आदमी को चलना है और एक पर्टिकुलर स्पीड से चलना है सो दैट वो फूड पैकेट को पकड़ पाए। अब अगर आपको वो टाइम निकालना है तो आप जानते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और टाइम जो है आपका वेलोसिटी जो है आपका आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट उसको 1000 मीटर दौड़ना है और 1000 मीटर उसको उतने ही टाइम में दौड़ना है जितने टाइम में फूड पैकेट नीचे आया, क्योंकि जितनी देर में फूड पैकेट नीचे आया उतनी ही देर में आदमी यहां से यहां उसको कैच करने गया। तो टाइम जो है बच्चों आपका दैट इज 10√2, 0 and 0 कैंसल, इट इज 100/√2 शुड बी द आंसर। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो रैशनलाइजेशन करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये हुआ 250 एंड दैट इज 50√2 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई बिलीव दैट दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। सो दैट जो है ये क्वेश्चन आपको, अगर आपने ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, सो यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड इन योर फाइनल एग्जाम। तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, नॉर्मल जो आपने क्वेश्चन पढ़ा होता है कि फूड पैकेट चला गया और गिर गया तो उसको कितना टाइम लगा और हॉरिजॉन्टली वो कितना चला, तो थोड़ा सा उसका मॉडिफिकेशन ये कि आदमी पहले ही यहाँ पे पहुंच गया और फिर वो किस वेलोसिटी से जाए सो दैट फूड पैकेट को कैच कर पाए। तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि आप देख लीजिए टोटल डिस्टेंस ये है, उसमें आदमी इतना चला, रेस्ट डिस्टेंस उसकी इतनी है, ये डिस्टेंस और टाइम जो है जितने टाइम में नीचे गिरा तो फूड पैकेट उतने टाइम में आदमी को चलना है,
तो उसकी वेलोसिटी जो है आपकी 50√2 मीटर पर सेकेंड। सो आई बिलीव दैट दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, ये तो बहुत आसान, ये आपने किया होता है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। एस सी वर्मा का न्यूमेरिकल है दैट आपके घर में एक स्टेयर केस है और स्टेयर केस से आपने एक बॉल को फायर किया और हॉरिजॉन्टली फायर किया विद सम वेलोसिटी। और हमारा क्वेश्चन ये है, अ बॉल रोलिंग ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयर केस ऑफ ईच हाइट h मीटर। तो हर एक जो है स्टेप की हाइट h है और विड्थ जो है दैट्स w है, हाइट h है और विड्थ w है। और फिर जो है विद एन इनिशियल वेलोसिटी u दैट विल जस्ट हिट द nth स्टेप। तो ये ट्रेजेक्टरी फॉलो करके यहाँ nth स्टेप को फॉलो करे, तो हमें वो nth स्टेप जो है n हमें निकालना है। दैट्स आवर क्वेश्चन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ये, आप जानते हो। तो सबसे पहली फुर्सत में अगर आप ये हॉरिजॉन्टल बनाएंगे और ये वर्टिकल बनाएंगे तो टोटल हाइट जो होगा वो दैट विल बी एन एच सर वाई, क्योंकि हर एक स्टेप की एच हाइट है तो टोटल एन स्टेप्स है तो हाइट इज एन एच। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितना चला, दैट्स एन डब्ल्यू सर वाई, बिकॉज हर एक स्टेप की डब्ल्यू विड्थ है और ये एन स्टेप्स आगे चला है तो हाइट इज एन एच एंड द विड्थ इज एन डब्ल्यू, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज एन डब्ल्यू। तो अब आप जानते हो कि वी नो, हम जानते हैं सब दैट द टाइम ऑफ फॉल जो अभी मैंने बोला दैट इज रूट ऑफ 2h by g। बट यहाँ h जो है वो आप खुद देखिए, इट इज रूट ऑफ 2h, h इज द हाइट एंड दैट इज n इंटू कैपिटल H डिवाइड बाई g, दिस इज द टाइम ऑफ फॉल। और फिर आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर आप निकालो तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ऑफ फॉल, क्योंकि जितनी देर में गिरा उतनी देर में आगे चला, सो इट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दैट टाइम ऑफ फॉल। तो x जो है आपका दैट इज u इंटू दिस टाइम ऑफ फॉल। तो मैं यहाँ लिखूं x इज इक्वल टू u इंटू टाइम ऑफ फॉल, बट x जो है आपका वो खुद देखिए आप, x जो है आपका वो nw है, तो मैं लिख सकता हूँ इट्स nw इज इक्वल टू u इंटू टाइम ऑफ फॉल, वो आपने खुद निकाला, इट्स रूट ऑफ 2nh डिवाइडेड बाई g। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा n स्क्वायर w स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 2nh डिवाइडेड बाई g। तो यहाँ पे हम कैंसिलेशन करते हैं चीजों की, तो यहाँ पे एक n जो है वो कैंसिल आउट होगा और हमें एक n चाहिए, तो वो n जो है नंबर ऑफ स्टेप जो है आराम से आ जाएगा, दैट इज 2, इट इज u स्क्वायर h डिवाइडेड बाई g w स्क्वायर शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बिल्कुल ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 2u स्क्वायर h डिवाइड बाई g w स्क्वायर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। तो आपका वर्टिकल हाइट दिया था इन टर्म्स ऑफ nh, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज nw, you know that horizontal distance covered is also the horizontal velocity multiplied by the time of fall, क्योंकि जितनी देर में ऑब्जेक्ट नीचे आया उतनी देर में वो आगे चला। So equating the two things, we are finally getting the number of steps. Then question number next is the horizontal and vertical displacement x and y for projectile at given time are given as, तो x आपको दिया गया है that is 60 और आपका y दिया गया है and that is 80 and then minus 5t square। हमसे क्या पूछा गया, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बच्चों इसका रेंज निकालना जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप पहली इक्वेशन में अगर आप टाइम निकालेंगे दैट विल बी x by 6, तो ये टाइम यहाँ पे ड्रॉप करिए, क्योंकि आपने अगर प्रोजेक्टाइल पढ़ा होता है तो हम एक इक्वेशन का टाइम, बिकॉज टाइम इज ऑलवेज कॉमन, दूसरे में ड्रॉप करते हैं, तो 8 टाइम जो है इट्स 8 by 6x बनेगा माइनस इट इज 5, ये हो गया इसका स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर जो है वो 36 हो जाएगा। तो ये आपका जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आया। और जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आप जानते हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक्चुअली होता है y इज इक्वल टू x tan थीटा, देन इट इज माइनस 1/2, इट्स माइनस 1/2, इट इज gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, इट इज cos स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल, आप जानते हो दैट tan ऑफ थीटा, इनिशियल एंगल ऑफ फायरिंग इज कांस्टेंट हियर, सो हम इसको ले सकते हैं कांस्टेंट a, देन इट्स x, then minus 1/2 is constant, g is constant, u is constant, initial angle of firing is constant, because जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फायर करते हैं ना तो उसके इनिशियल पैरामीटर्स हमेशा constant होते हैं, तो we equate it to a constant that's b and then it's x square. So this is the formula for equation of trajectory of an oblique projectile, y is equal to ax minus bx square। तो इसका जो रेंज होता है, रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल होता है हमेशा बराबर x का कोएफिशिएंट दैट्स 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज b, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेंज इज ऑलवेज इक्वल टू a by b। ये हमें कैसे मिलता है, क्योंकि जब फाइनली ऑब्जेक्ट, मैं थोड़ी इसकी थ्योरी आपको बोल दूं, ये आपको पता होना चाहिए, कुछ बच्चों को पता नहीं होता, जब आप ऑब्जेक्ट को ऐसे फायर करते हो ना तो उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट भी जीरो होते हैं, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, और फाइनली वो जो ग्राउंड पे आता है तो उसका आर होता है, एक्स होता है रेंज, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है जीरो। तो जब आप इस इक्वेशन में वाई जीरो कर देते हो तो एक्स आर बन जाता है, और फिर सॉल्व करने पे आर रेंज बनता है ए बाई बी। तो अगर आपका रेंज चाहिए तो इक्वेशन बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर है, तो रेंज होता है ए बाई बी, और अगर आप ए देखोगे यहाँ दैट इज 8/6 डिवाइडेड बाई इट इज 5/36, तो ये हो गया 8/6 मल्टीप्लाइड बाई 36 डिवाइडेड बाई it is 5, so 6 6 are 36 and it is 8 6 are 48 divided by 5, so it is
it is 5 9s are 45, 5 9s are 45, 45 तीन कैरी हुए, 5 6 तो 9.6 मीटर इज द रेंज एंड दैट इज आवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो 9.6 मीटर जो है इसका बिल्कुल आंसर है, 9.6 मीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये है, अगर आपको पता है कि y यहाँ जब जीरो ड्रॉप हम करते हैं तो a ये बनता है रेंज माइनस b ये बनता है रेंज का स्क्वायर। तो आप लाइए बी आर स्क्वायर इज इक्वल जो है आपका ए आर बन जाएगा और आपका एक आर कैंसिल होके एक आर आ जाएगा एंड एक आर जो है a बाई बी दैट इज आवर रेंज फॉर द प्रोजेक्टाइल। सो ये है इसका राइट आंसर, दैट्स 9.6। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैथड। उसके बाद फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 80 मीटर हाइट, तो हमारे पास एक टावर है, उसकी हाइट इस बार पहले ही दे दी गई। तो 80 मीटर का जो है एक टावर है, इसकी हाइट 80 मीटर प्रोवाइडेड है। इज अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली व्हिच हिट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस। या आपने एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फायर किया, तो हमने हॉरिजॉन्टली एक बॉल को फायर किया such that the horizontally which hits the ground at a distance, तो सीधी बात है acceleration due to gravity is downwards, तो the projectile will finally hit the ground somewhere here. The line joining the top of the building to the point where it hits the ground makes an angle of 45। बोला जा रहा है जो यहाँ पे एक लाइन अगर आप ड्रॉप करोगे जहाँ से फायर किया और उस पॉइंट के बीच में जो जहाँ हिट करता है वो यहाँ एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री। तो ये कहा गया विद द ग्राउंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल इज, तो आपसे पूछा गया है किस वेलोसिटी से इसको फायर किया गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आपको जो है वो 10 लेना है। तो सबसे पहली फुर्सत में आप देख लीजिए, अगर आप ये tan 45 लेते हैं तो अगर एक राइट एंगुलर ट्राइंगल लेते हैं तो tan ऑफ 45 तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan ऑफ 45 इज नथिंग, इट इज परपेंडिकुलर, वो तो आपका 80 है, डिवाइडेड बाय बेस दैट इज माय x। अगर मुझे x चाहिए ये कितना आगे गिरा है, तो यहाँ पे tan ऑफ 45 इज 1 इज 80 बाई x, तो हमारा x आ गया 80 मीटर। तो पहली फुर्सत में हमने x निकाला एंड दैट इज अगेन 80 मीटर, क्योंकि tan ऑफ 45 जो होता है वो 1 होता है। अब हमसे पूछा गया है कि किस वेलोसिटी से आपने फायर किया, तो सबसे पहली फुर्सत में आप देखिए कि इसको कितना वक्त लगा नीचे गिरने में, और टाइम ऑफ फॉल आप सब जानते हो दैट इज रूट ऑफ 2h/g। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज 2, h इज 80 मीटर and g is it is 10, तो ये 0 कैंसल, इट्स रूट ऑफ 16 एंड दैट इज 4 सेकंड्स इज द टाइम ऑफ फॉल। अगर 4 सेकंड इसका टाइम ऑफ फॉल है तो आप सब जानते हो दैट x जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फॉल होता है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने पहले ही निकाला 80, वेलोसिटी जो है आपको निकालनी है और टाइम ऑफ फॉल इज 4, तो u इज इक्वल 80 डिवाइड बाय 4 एंड अगर आप देखोगे इट इज 4 2 8, इट इज 20 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई बिलीव दैट ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको जो है ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि कैसे क्वेश्चन को ब्रेक करना है। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो फॉलो देम जो है थ्रू द ईयर सो दैट यू विल गेट बेनिफिटेड। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक स्क्वायर का एरिया जो है दैट इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। The area of such 7 squares taking into account the significant figures है। तो अगर आप 7 squares का एरिया निकालना चाहते हो, 7 squares का एरिया आपको चाहिए, तो 7 squares का एरिया मतलब होता है 5.29 प्लस 5.29 प्लस 5.29 एंड सो ऑन, 5.29 प्लस 5.29 प्लस 5.29 एंड प्लस 5.29, 7 स्क्वायर्स का जो है आपको ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7। और आप जानते हो जब आप एडिशन करते हो ना, तो the result should be rounded off to the same number of to the same number of decimal places as are present in the least measured value। तो decimal places को आपको देखना होता है, और अगर आप देखोगे हर एक मेजरमेंट में 2 decimal places है, तो आंसर में भी 2 decimal places आनी चाहिए। decimal places होता है आफ्टर decimal, तो ऑप्शन नंबर 3 में 2 decimal places है, इसमें 3 decimal places है, इसमें 1 है, इसमें कोई decimal place नहीं है। सो दैट इज हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो याद रखिए एडिशन में जो आपका रिजल्टेंट होता है, रिजल्ट हमेशा राउंड ऑफ किया जाता है, उतने ही रिजल्ट हमेशा राउंड ऑफ किया जाता है उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक, जितना लीस्ट मेजर्ड वैल्यू में होता है। क्योंकि यहाँ पे हर एक वैल्यू में 2 ही डेसिमल प्लेसेस है, तो यहाँ पे आंसर में भी 2 ही डेसिमल प्लेस आनी चाहिए। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर जो है 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद a body is projected with the same speed at 2 different angles such that the horizontal range is same in both cases। तो एक स्पेशल केस है, आपको पता होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक स्पेशल केस माना जाता है कि आपने 2 एंगल्स पे फायर किया, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट 2 डिफरेंट एंगल्स। तो आपने एक एंगल मान लो कुछ लिया और फायर किया, और ये है आपका θ1, ये आपका θ1 है एट विद द सेम स्पीड, तो ये वेलोसिटी u से फायर किया, और फिर ये जो है at 2 different angles such that the horizontal range is same in both the cases if the maximum height attained, तो horizontal range is same, तो एक में हाइट जो है तो horizontal range is same, एक में हाइट जो है वो h1 होती है
और दूसरे में हाइट जो है वो कुछ h2 है, और दोनों केसेस में वेलोसिटी सेम है। और अगर वेलोसिटी सेम है बट एंगल ऑफ फायरिंग इज डिफरेंट, तो आप फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड द सेम स्पीड एट टू डिफरेंट एंगल्स, थीटा 1 एंड थीटा 2, स्पीड सेम है, such that the horizontal range is same in both cases, horizontal range same है। if the heights are 20 मीटर and 80 मीटर respectively, दोनों में heights different है, then the ranges, तो आपको पता होना चाहिए it's a special case, और special case का एक special formula है जो आपको जबानी याद होना चाहिए। we can prove it, but entrance means like this, range होता है इन इस केस में 4 times root of h1 h2, so it's a very special formula to solve a question like this, जिसमें आप दो डिफरेंट एंगल्स पे फायर करते हुए सेम वेलोसिटी बट हाइट्स आर डिफरेंट, रेंज इज सेम, तो उसमें रेंज और हाइट्स को फॉर्मूला कनेक्ट करने वाला r इज इक्वल 4 टाइम्स इट इज रूट ऑफ h1 h2। तो हमें रेंज चाहिए, इट इज 4 टाइम्स, पहला हाइट जो है वो आपका 20 मीटर है और दूसरी बार जो हाइट है वो 80 मीटर है। तो अगर आप देखोगे ये हुआ 4, ये हुआ 8 टू 16, 1600 का रूट होता है 40, इट इज 4 into 40 एंड दैट इज 160 मीटर इज द रेंज, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अ वेरी स्पेशल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेंज इन अ सिचुएशन लाइक दिस। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए और तैयार करिए फाइनल एग्जाम के लिए। उसके बाद द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जानते हो दैट इसमें आपको रेंज दिया गया 4√3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज ऐसे दिया गया, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यू अगेन नो that there is a formula that r tan theta is equal to 4h to solve such formulas। तो ये एक ऐसी फॉर्मूला है जो हाइट, रेंज और एंगल ऑफ फायरिंग को कनेक्ट करने जा रहा है। तो रेंज आपको दिया है, इट इज 4√3 टाइम्स h एंड देन इट इज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स h और h यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट होगा, तो tan ऑफ थीटा जो है आपका 1/√3 आ जाएगा। और वो आप जानते हो वो सिर्फ tan ऑफ 30 डिग्री पे आ जाता है, tan cancel, theta is equal to 30 degree is the angle of firing, so this is the right answer for this particular question। तो ये भी एक स्पेशल फॉर्मूला है, अगर आप एग्जाम में बैठने जा रहे हो और आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में आ जाओगे आप, आंसर आ जाएगा बट टाइम ज्यादा लेगा। तो यू शुड नो दैट दिस फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूलाज होती है जो बड़ी स्पेशल होती है, जैसे एक फॉर्मूला है दैट्स r tan थीटा इज इक्वल 4h, जिसपे आपने न्यूमेरिकल किया, और यहीं पे अगर आप h देखोगे वो होता है 1/8 gt स्क्वायर। सो दिस इज द रिलेशन विच कनेक्ट्स हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और अभी आपने देखा दैट रेंज इज इक्वल 4 टाइम्स इट इज रूट ऑफ h1 h2। सो दिस आर स्पेशल फॉर्मूला जो आपको पता होनी चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस वन, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये आईआईटी में आया था, तो इसमें फॉर्मूला आया था, हमने इसका न्यूमेरिकल बना दिया। A ball is thrown with velocity 8 मीटर पर सेकंड मेकिंग an angle of 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो अगर फिर से आप देखोगे ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है, तो 60 डिग्री एंगल पे आपने फायर किया, 60 डिग्री एंगल पे आपने फायर किया, एंड द वेलोसिटी ऑफ फायरिंग जो है आपका 8 मीटर पर सेकंड है। तो हमसे पूछा गया इट्स वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल प्रोजेक्शन आफ्टर अ टाइम, तो इट विल फॉलो द ट्रैजेक्टरी लाइक दिस, फाइनली इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो आपको बोला गया इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी पे एक टाइम पे परपेंडिकुलर आता है, वो कैसे? तो अगर आप फाइनल वेलोसिटी ये देखोगे तो फाइनल वेलोसिटी को आप एक्स्ट्रापोलेट पीछे किए और इनिशियल वेलोसिटी को भी एक्स्ट्रापोलेट करिए, ये वो टाइम है जिसपे ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आप वो टाइम बोलिए जिसपे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर आते हैं। तो आपने एक अप्रोक्सीमेशन से क्या किया, आपने फाइनल वेलोसिटी का पीछे एक्स्ट्रापोलेशन लिया, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स्ट्रापोलेशन लिया, सो दे आर परपेंडिकुलर एट सम टाइम, एंड वी यूज टू प्रूव इट दैट बाय डॉट प्रोडक्ट दैट u डॉट v जो है इसमें वो जीरो होगा, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं ना तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो सीज होता है दैट इज जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी यहाँ परपेंडिकुलर है, हम उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करते हैं और हमें फाइनली मिलता है वो टाइम, और वो टाइम होता है u/g sin थीटा। अगेन ए वेरी स्पेशल फॉर्मूला जो ऑब्टेन किए जाते हैं, मेथड मैंने आपको बोल दिया, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का डॉट करिए, जीरो करिए, आपको वो टाइम मिल जाएगा जिस वक्त वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला जबानी याद रखिए, इट इज u/g sin थीटा। u जो है वो आपका 8 है, g आपका जो है दैट्स 10, साइन ऑफ 60 होता है √3/2। तो अगर आप देखो ये हुआ 2 5 10, और अगर ये 2 5 10 है तो 8 को आप 5 से डिवाइड करिए, दैट विल बी 1.6 एंड डिवाइडेड बाय √3 सेकंड्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर फॉर्मूला पता हो और आपको अपनी प्रैक्टिस में किया, दैट इज व्हाई प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, टू सिट इन टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप मल्टीपल क्वेश्चंस को देखते हो और जब आपका फाइनल एग्जाम आता है तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, सो दैट यू कैन सॉल्व देम इन 1 मिनट। दैट इज ऑल अबाउट कि सर वाई प्रैक्टिस एंड वाई टेस्ट सीरीज, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस सेशंस में नहीं देखे होते हैं तो वहां पे करना 1 मिनट में जो है वो नामुमकिन हो जाता है। वही 2025 में हुआ कि बच्चों ने वो क्वेश्चन देखे नहीं थे, वो 10 क्वेश्चन 7 या 8 या 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मान लीजिए, तो प्रिपरेशन में कभी देखे नहीं थे, दैट इज वाई वहां कर नहीं पाए और बोला पेपर टफ है। बट वो बच्चे जिन्होंने 25 से 27 से 28 क्वेश्चन किए ना उस पेपर में, उनको जीएमसी श्रीनगर मिल रहा है।
सो पेपर मुश्किल हो या आसान हो, हार्डली मैटर्स, आप अपना मेरिट, आप अपना बेस्ट दीजिए, आपकी सिलेक्शन जो वो तय है, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट. To man running at a speed of 5 meters per second, again, if the raindrops appear to be falling at an angle of 45 degree from the vertical, if the raindrops are actually falling vertically downwards, then the velocity in meter per second is. तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. एक्चुअली गर्मी बहुत है और तब भी मैं ये इंटरेक्ट कर रहा हूँ, सो इट्स वेरी हॉट. और इस गर्मी में इसको जो है पहले ही बोर्ड वहाँ से भी आग फेंकता है बिकॉज ऑफ जूल्स ऑफ हीटिंग, आप जानते हैं. तो नेक्स्ट इज कि गर्मी कमरे में भी बहुत है, इसलिए मुझे बहुत पसीना आ रहा है टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. तो आपका ये क्वेश्चन जो है रेन एंड मेन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है. ये क्वेश्चन जो है, ये पैटर्न जो है बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है. और मैं आपको इसका तरीका जो है वो देने जा रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट होता है. टू मैन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे एक आदमी जो है वो जो है 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है. तो आदमी की वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे वो भाग रहा है. द रेन ड्रॉप्स अपीयर टू बी फॉलिंग. बच्चों जो चलते हुए आदमी को दिखता है ना, मूविंग ऑब्जर्वर को जो दिखता है, दैट्स ऑलवेज रिलेटिव. स्टैटिक ऑब्जर्वर जो होता है ना, जो वो देखता है वो एक्चुअल होता है. अगर आप रेस्ट पे हैं, जो आप देख रहे हैं दैट्स एक्चुअल. बट अगर आदमी खुद मोशन में आ जाए, अगर ऑब्जर्वर खुद मोशन में आ जाए, वो जो देखता है वो रिलेटिव है, तो इसका ख्याल रखिए. तो मैन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, जो दौड़ता हुआ आदमी है, मूविंग आदमी है, द रेन ड्रॉप्स एपियर, उसको लग रहा है टू बी फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल. तो अगर ये वर्टिकल में यहां बनाऊं तो उसको लग रहा है कि रेन ड्रॉप्स 45 डिग्री पे गिर रहे हैं. तो ये VRM है जो वो बोल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, एंड दिस इज 45 डिग्री. सर ऐसा ये पीछे क्यों गया? क्योंकि आदमी इधर जा रहा है. सो आपको पता होना चाहिए रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट ये है कि आप आदमी की वेलोसिटी रेन ड्रॉप पे दीजिए, रेन ड्रॉप की वेलोसिटी ये आ जाएगी. तो ये हो गया आदमी का वेलोसिटी ट्रांसफर हो गया रेन ड्रॉप पे, एंड दैट इज 5 मीटर पर सेकंड. तो हम आदमी को एक्चुअली रोक देते हैं. इसको रोकने का मतलब, अगर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आ गई तो उसको 5 मीटर पर सेकंड पीछे दो, तो ये रुक गया, वही वेलोसिटी रेन ड्रॉप पे चली गई. तो अगर VM ये है और VRM ये है जो बोला गया है 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल, वो उसको लग रहा है गिर रहा है, तो इसका मतलब VR डेफिनेटली ये होना चाहिए. सो दिस विल बी VR. सर वाई? क्योंकि VM और VR का ये रिजल्टेंट होता है और वो कहीं बीच में होता है, तो डेफिनेटली VR कहीं यहां से होना चाहिए. तो अब आप फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए. टू मैन moving at a speed of 5 meter per second, the raindrops appear to be falling at 45 degree from the vertical. तो उसके बाद पूछा गया if the raindrops are actually falling vertically downwards, तो actually हुआ downwards, तो मैंने जो है खुद से गलत बना दिया. तो आपको बोला गया वही से the raindrops are actually falling vertically downwards, तो ये है VR, ये वो वही से दिया गया. So raindrops are actually falling vertically downwards, then the velocity in meter per second. हमें velocity of raindrops जो है वो कैलकुलेट करना है. तो ये भी सेटिस्फाई कर गया दैट VR ये है, VM ये है, तो रिजल्टेंट कहीं बीच में होना चाहिए. तो हमें VR निकालना, और VR निकालना कोई बड़ी बात नहीं. VM यहाँ शिफ्ट करिए, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स. तो VM आपका जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, और अगर ये 5 मीटर पर सेकंड है तो tan ऑफ 45 से परपेंडिकुलर बाय बेस, तो मैं लिखूंगा tan ऑफ 45, इट इज परपेंडिकुलर, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय बेस इज VR. tan of 45 is 1 is equal to 5 divided by VR, और हमें VR आराम से मिला 5 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो अब 5 मीटर पर सेकंड जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए. सो दिस शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है. आप फिर से याद रखिए, एक आदमी जो रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, जो वो देखता है वो एक्चुअल होता है, और मूविंग ऑब्जर्वर जो देखता है दैट इज रिलेटिव ऑलवेज. सो ये रिलेटिव कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है. 5 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स. इसमें तरीका ये है, आदमी को रोक दो, उसकी वेलोसिटी जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, तब जाके रुकेगा, वो रेन ड्रॉप पे जाएगी. VR नीचे दिया गया, तो VRM जो है रिजल्टेंट कहीं बीच में ही होना चाहिए, और वो 45 डिग्री पे लैंग्वेज में दिया गया है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो एक बॉडी का जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, दैट्स गिवन. इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज इन अ टाइम इंटरवल TR/USV. तो एक टाइम इंटरवल T में उनका उसका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी प्रोवाइडेड है. देन इट्स एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल T इज, हमें उसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है. बच्चों अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में एवरेज वेलोसिटी आप लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, एंड फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इट इज प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. तो सिर्फ एवरेज वेलोसिटी ये लिखने का तरीका, मैं फिर से 4 बार बोल दूं, एवरेज वेलोसिटी ये लिखने का तरीका सिर्फ एक ही बार आप ऐसा कर सकते हो अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तब आप कभी एवरेज वेलोसिटी ऐसे नहीं लिख सकते हो. अब अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हम जानते हैं फाइनल वेलोसिटी होता है U + ET, क्योंकि आपके ऑप्शंस में से ऐसा एवरेज वेलोसिटी तो कहीं नहीं है. हमें
एक को ब्रेक और दूसरे को मेक के हिसाब से इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म के वक्त ये सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड है। तो अगर मैं ये v उठा के यहाँ ड्रॉप करूँ तो आपका एवरेज वेलोसिटी जो है वो बनेगा u प्लस, तो v के बदले में लिखूंगा u प्लस 80 एंड देन इट इज डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों आप यहाँ देख लीजिए, इट इज 80 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हुआ 2u, इट इज 2u प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप दोनों को 2 से डिवाइड करो तो ये बनेगा u प्लस इट इज 80 डिवाइड बाई 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो u प्लस 80 डिवाइड बाई 2 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, विच इज नथिंग बट योर ऑप्शन नंबर 4। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट एवरेज वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 आप एक ही सूरत में लिख सकते हो जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो तब आप ये फॉर्मूला कभी नहीं लिख सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बहुत आसान है, 2025 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको पी एक क्वांटिटी दिया गया एंड दिया गया ए स्क्वायर बी क्यूब डिवाइडेड बाय इट इज सी और रूट डी। हमें निकालना क्या है उस क्वेश्चन में, बहुत आसान है। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पी विल बी, हमें पी का परसेंटेज एरर निकालना है, ए बी सी एंड डी का परसेंटेज एरर दिया। तो आपको पता होना चाहिए इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इट इज रिलेटिव एरर इन पी इज इक्वल इट इज ट्वाइस ऑफ पावर नीचे रिलेटिव एरर इन ए प्लस पावर नीचे रिलेटिव एरर इन बी प्लस पावर नीचे पावर है 1, it is relative error in C plus power नीचे is 1/2, it is relative error in D। errors are always added, that's a must, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको परसेंटेज चाहिए तो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स 100, यहाँ से भी और बच्चों यहाँ से भी आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हुआ परसेंटेज एरर इन P, ये आपके P में परसेंटेज एरर हुआ। और अगर आप देखोगे ये हुआ 2 del A by A, इट्स रिलेटिव एरर इन A मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज एरर इन A इट्स ओनली 1%, तो ये हो गया 1% प्लस 3 relative error in B multiplied by 100, it is percentage error and that's given 2%. Then relative error in C multiplied by 100 is percentage error and that is given 3%. And then finally 1/2, it is relative error in D multiplied by 100, it's percentage error, that's 4%। अब आप ये सॉल्व करिए, ये हो गया 2% और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हुआ 2%, ये हुआ 6%, ये हुआ 3% और ये हुआ आपका 2%। तो अगर आप देखोगे ये हुआ 6 और 4 10 और 3 13% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन आसान होते हैं बट ये पूछे जाते हैं आपके सबसे मुश्किल पेपर में, इतिहास के सबसे मुश्किल पेपर में 2025 के पेपर में भी ये क्वेश्चन प्रेजेंट था। तो इसका मतलब जो जो आपके सिलेबस में वो सारा इंपॉर्टेंट है, कुछ खास नहीं कुछ आम नहीं, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए और प्रॉपर तरीकों से पता होनी चाहिए, चीजें आसान हो जाती है। तो इसमें जब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है रिलेटिव एरर्स को ऐड किया जाता है और फिर रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करने में परसेंटेज एरर में कन्वर्जन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉडी मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट। अगर आप देखोगे एज पर दैट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन सिस्टम, तो आपका एक बॉडी 3 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है। सो ये हो गया 3 मीटर पर सेकंड एंड दैट इज आई कैप। तो ये है आपका 3 मीटर पर सेकंड से वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, देन टर्न्स ड्यू नॉर्थ विद द सेम वेलोसिटी। तो अब नॉर्थ की तरफ गया, सो 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी सेम रखा बट डायरेक्शन जे कैप हो गया। हमसे क्या पूछा गया, द टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल इज, टोटल टाइम जो है ये करने में 6 सेकंड लगा और हमसे पूछा गया है द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज। तो यहाँ एक्सेलरेशन में डायरेक्शन निकालना, दैट्स अ मस्ट। तो आपको पता होना चाहिए यार एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, change in time, acceleration is by change in velocity and change in time। और रिमेंबर दैट जब आपका इंटरवल प्रोवाइडेड हो ना 6 सेकंड तक आपको बोलना है टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल, इट्स एन इंटरवल है ना 0 से 6 सेकंड तक, 0 से 6 सेकंड तक जब भी इंटरवल होता है तो एवरेज कंसेप्ट होता है और ये एवरेज एक्सेलरेशन होता है। रिमेंबर दैट इट इज डेल बी बाई डेल टी। अब डेल बी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आप फाइनल वेलोसिटी देखोगे तो दैट इज 3j कैप माइनस इनिशियल अगर आप देखोगे दैट इज 3i कैप एंड डिवाइडेड बाय डेल टी इज ओनली 6 सेकंड्स। तो फाइनल वेलोसिटी इज 3j कैप क्योंकि नॉर्थ की तरफ है और इनिशियल वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है 3i कैप। तो अगर आप यहाँ 3 कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा j कैप माइनस i कैप और डिवाइडेड बाय 6। ये हुआ 3 2 6 और ये हुआ बराबर इट इज j कैप माइनस i कैप डिवाइडेड बाय 2। अब आप जानते हो कि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आपके दोनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स है, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो रूट ऑफ कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर, इट्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये बनेगा √2/2 और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड और √2 के साथ कैंसिल आउट 1/√2 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया और एक ही ऑप्शन है, ठीक है, एक ही ऑप्शन है 1/√2 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। तो सर हम इस पे चला सकते हैं बट हम डायरेक्शन भी यहाँ पढ़ाना चाहेंगे नॉर्थ वेस्ट कैसे आ गया। तो अगर आप देखोगे बच्चों इट इज j कैप माइनस आई कैप। तो अगर ये j कैप ये है तो माइनस आई कैप मीन्स यहाँ की तरफ, ठीक है, माइनस आई कैप मीन्स टुवर्ड्स दैट्स लेफ्ट। अगर ये प्लस आई कैप होता तो टुवर्ड्स राइट बट इट्स माइनस आई कैप। तो दिस विल बी द रिजल्टेंट एंड दिस रिजल्टेंट जो है हमने निकाला
और ये नॉर्थ वेस्ट है, क्योंकि इट्स नॉर्थ एंड दिस इज वेस्ट। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, इसका ये रिजल्टेंट है एवरेज एक्सेलरेशन का, एंड आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। सो डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। तो दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत आसान है। द ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन शो द फिगर ड्यूरिंग द इंटरवल ओ ए बी बी सी एंड सी डी द एक्सेलरेशंस ऑफ द पार्टिकल इज। तो इमीडिएटली आपका एक्स टी ग्राफ जो है ना वो वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी से आप फ्यूचर दैट एक्सेलरेशन के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे इसका स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, क्योंकि एक्यूट एंगल यहाँ बना रहा है। अगर हम इसका टेंजेंट ड्रा करें पॉइंट ए पे, तो स्लोप इज पॉजिटिव बट इट्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव बट फॉलिंग। फॉलिंग वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, क्योंकि जो है कर्व फॉल कर रहा है। तो वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव है बट इट्स फॉलिंग। पॉजिटिव वेलोसिटी बट फॉलिंग नेचर मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन जो है आपके ओ इंटरवल में नेगेटिव होना चाहिए। फिर ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का जो है एक्सेलरेशन अगेन जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जो है यहाँ पे टेंजेंट अगर आप ड्रा करोगे वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जब जीरो है तो एक्सेलरेशन खुद ब खुद जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। तो यहाँ अगर हम टेंजेंट ड्रा करोगे, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, सो वेलोसिटी जीरो, उसकी वजह से एक्सेलरेशन जीरो, तो इसमें एक्सेलरेशन भी जीरो है। फिर एक राइजिंग लाइन है, राइजिंग लाइन मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका स्लोप बढ़ रहा है, और वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो बिल्कुल एक्सेलरेशन पॉजिटिव। एंड फाइनली एक स्ट्रेट लाइन डेवलप हो गया, और अगर आप स्ट्रेट लाइन देखोगे इसका टेंजेंट यहाँ एक्यूट एंगल बनाएगा, सो इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। पॉजिटिव कांस्टेंट मींस वेलोसिटी अब चेंज नहीं हो रहा है, इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू कैरिंग वेलोसिटी बट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मींस एक्सेलरेशन अगेन जीरो, सो एक्सेलरेशन अगेन जीरो। सो सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होगा ही। उसके बाद अ बॉडी is started from rest with acceleration 2 meter per second till it attains the maximum velocity and then retards to rest with 3 meter per second square. If total time taken is 10 seconds, then the maximum speed attained is। बच्चों ये एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा होता है काइनेमैटिक्स में। तो ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि एक्सेलरेशंस पे काम है, और आप जानते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। बच्चे इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, फंस जाते हैं। अगर आपको इसका ग्राफ, इसको वीटी ग्राफ कहते हैं, ये वीटी ग्राफ का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसमें ये बोला गया अब बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियली बॉडी का वेलोसिटी जो है वो जीरो है। अब बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद पूछा गया है टिल इट अटेन्स द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये इसने मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर दी, तो ये है इसका मैक्सिमम वेलोसिटी। और फिर उसके बाद पूछा गया देन इट रिटार्ड्स टू रेस्ट विद 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर ये रिटार्ड कर रहा है, क्योंकि अगर ये देखोगे आप एक्यूट एंगल है तो एक्सेलरेट कर रहा है, अगर आप ये देखोगे ऑब्ट्यूज एंगल है तो रिटार्ड कर रहा है विद अ रिटार्डेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इफ टोटल टाइम इज 10 सेकंड्स, अगर ये टोटल टाइम दिया गया है 10 सेकंड्स, अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस में बैठोगे तो ये चीज़ हम 11th क्लास में डिस्कस करते हैं, एंट्रेंस की तो बात ही नहीं है, मैंने अपने सारे 11th क्लासेस में ये पढ़ा दिया है। तो अगर टोटल टाइम जो है वो 10 सेकंड ले रहा है, टोटल टाइम अगर ये 10 सेकंड ले रहा है, देन मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड इज, तो हमें बोलिए ये मैक्सिमम स्पीड कितनी है। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस मैक्सिमम स्पीड, ये जो मैक्सिमम स्पीड है ये हमें इसका वैल्यू निकालना। तो बच्चों आप याद रखिए, इस क्वेश्चन में जब भी वीटी ग्राफ में आपको एक्सेलरेशन देन रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम दिया होता है, सबसे पहले इफेक्टिव एक्सेलरेशन हम निकालते हैं। ए इफेक्टिव एक्सेलरेशन होता है दैट इज अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। ये हम नोटेशन भी यूज करते हैं, अगर अल्फा ये बीटा तो हम लिखते हैं अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। इट कैन बी प्रूव्ड बट एंट्रेंस मींस यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। तो ये हुआ 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, इट इज 2 प्लस 3, तो ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 5, तो ये है आपका इफेक्टिव एक्सेलरेशन। अगर ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन है आपका, तो अब आपका मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे जो है दैट इज ए इफेक्टिव इनटू द टोटल टाइम। ए इफेक्टिव आपका 6/5 है, और इफ टोटल टाइम जो है दैट इज 10, सो 5 2s are 10 and 6 2s are 12 मीटर पर सेकंड शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका जो डिस्कशन है वो हम क्लासरूम प्रोग्राम्स में, यहाँ इंटरेक्शन है, तब भी मैंने पूरी कोशिश की कि जब भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाए ना, तो ए इफेक्टिव का फॉर्मूला याद रखिए। उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी होता है ए इफेक्टिव टी, इवन इसका एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, तो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट भी बोल दूं दैट्स हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। अगर आप बेस देखोगे दैट्स टी, एंड अगर आप अल्टीट्यूड देखोगे दैट्स वी मैक्स। क्योंकि वी मैक्स आ गया तो आप इसका डिस्प्लेसमेंट भी आराम से निकाल सकते हो। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट थिंग्स आउट ऑफ हियर। तो आप इससे, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कुछ भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है और इसका स्लोप जो है एक्सेलरेशन देता है, और यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। So now question number 16 is a rocket is fired upwards from the Earth's surface such that it creates an acceleration of 19.6 meter per second square. If after 5 seconds its engine is switched off, then maximum height of the rocket
फ्रॉम अर्थ सरफेस वुड बी। तो बच्चों एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन है, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इसको सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशंस यूज करने की जरूरत नहीं है। बट मैं इसका कंसेप्ट आपको देना चाहता हूं कि अगर आप ग्राउंड से एक रॉकेट को वर्टिकली ऊपर फायर करते हो विद सम एक्सेलरेशन, तो आफ्टर सम टाइम या तो फ्यूल खत्म हो जाता है उसका, या तो बोलता है कि इंजन स्विच ऑफ हो गया। तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। और जब वेलोसिटी मैक्सिमम होता है ये तब जब नो फ्यूल, मतलब फ्यूल खत्म हो गया या आपको बोला गया कि स्विच ऑफ कर दिया गया। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, उसके बाद ये रिटार्ड करते हुए ऊपर जाए तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्ट करेगी, तो दैट्स व्हाट इज रिटार्डेशन ऑल अबाउट। और फाइनली एक जगह आएगी जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और वो जो हाइट होती है ग्राउंड से दैट इज व्हाट इज मैक्सिमम हाइट। तो बच्चे हम बच्चों को जो क्लासरूम में पूछते हैं कि यहाँ पे फ्यूल खत्म हुआ तो क्या होगा, वो बोलते हैं सर सीधे रॉकेट नीचे आ गया। रॉकेट नीचे नहीं आया, उसने वेलोसिटी गेन की और इनर्शिया की वजह से अभी भी ऊपर जाएगा, बट आप रिटार्ड करते हुए जाएगा क्योंकि आप फ्यूल खत्म हो गए। और फाइनली एक जगह आएगी जहां उसका वेलोसिटी जीरो है। तो अगर हम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका जो है ट्रैक है, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो ऐसा आएगा कि पहले आपका रॉकेट जो है एक्सेलरेट करता है with an acceleration of that 19.6 meter per second square. So this is acceleration of 19.6 meter by second square. Acceleration है तो आप समझ गए, acceleration जो है आपका, acceleration है तो मतलब ये थीटा एक्यूट है। उसके बाद ये 5 सेकंड के बाद इसका जो है स्विच ऑफ किया गया इंजन। सो इट इज टी इज इक्वल 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद आपका जो है रॉकेट का ये इंजन स्विच ऑफ कर दिया गया। आफ्टर 5 सेकंड्स इट्स इंजन स्विच ऑफ, देन मैक्सिमम हाइट ऑफ द रॉकेट फ्रॉम द सरफेसेस। देख लीजिए, अब जब यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम इसने गेन की, यहाँ इसने जो है वेलोसिटी मैक्सिमम गेन कर ली, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे उसका फ्यूल खत्म हुआ और वेलोसिटी मैक्सिमम गेन की, उसके बाद ये रिटार्ड होते हुए गया और वेलोसिटी जीरो। तो रिटार्डेशन मतलब ये होता है ना ऑब्ट्यूस एंगल, रिटार्डेशन। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिटार्ड किया, दैट इज 9.8 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज रिटार्डेशन। उसके बाद इसने रिटार्ड कर दिया और फाइनली यहाँ पे देख लीजिए वेलोसिटी जीरो हुआ। जहां वेलोसिटी जीरो हुआ वही पॉइंट होता है मैक्सिमम हाइट, जहां वेलोसिटी जीरो हुआ वही पॉइंट होता है मैक्सिमम हाइट। अब हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो अगर एक ग्राफ का एरिया हम निकाल पाए, सो द एरिया अप टू दिस पॉइंट विल गिव द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ग्राउंड, एज सिंपल एज दैट। बट उसके लिए आपको जो है बेस पूरा पता होना चाहिए एंड परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड पूरा पता होना चाहिए। तो अल्टीट्यूड पता करने के लिए हम आराम से यूज कर सकते हैं द tan ऑफ थीटा। इस ग्राफ का जो वीटी ग्राफ का tan ऑफ थीटा होता है स्लोप, तो स्लोप होता है tan ऑफ थीटा, और tan ऑफ थीटा इसका जो है हमें एक्सेलरेशन देता है, बट एक्सेलरेशन इज 19.6 इज इक्वल, इट इज वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम क्योंकि ये परपेंडिकुलर इसका वेलोसिटी मैक्सिमम है, डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा के साथ बेस दैट इज 5, और ये हो गया v max इज इक्वल मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया 19.6 into 5। 19.6 into 5 is the maximum velocity। 19.6 into 5 is the maximum velocity। तो ये इसका जो है मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा। अगर आप ये मैक्सिमम वेलोसिटी देखोगे तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर आएगा, v max is 19.6 into 5। सो 5 6 30, तो ये हुआ 0.3 कैरी हुआ, 5 9 40, 5 इज 48, 4 कैरी हुआ, सो 4 5 on the 5 it's 4, 9 980, it's 19.0 मीटर पर सेकंड इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हमें जो है 19.6 को हमने जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 98 मीटर पर सेकंड इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हमें ये मिल गया मैक्सिमम वेलोसिटी एंड इट इज 98 मीटर पर सेकंड। अब हम ये जानते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जानते हैं, तो अगर मैं ये टाइम मानता हूँ कुछ टी डैश, तो ये टी डैश हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अगेन tan ऑफ थीटा, इस ग्राफ का tan ऑफ थीटा that slope is equal to tan of theta, and tan of theta is equal to perpendicular, tan of theta जो है इसका slope देगा that is 9.8 is equal to perpendicular, perpendicular होता है that is 98 divided by it is base, base is t dash जो हमें निकालना है। तो t dash जो है आराम से आ जाएगा, t dash is equal to 98 divided by 9.8, तो वो होता है only 10। so 10 seconds is the t dash, तो हमें t dash मिल चुका है एंड दैट इज नथिंग बट 10 सेकंड्स। तो टी डैश जो है हमें 10 सेकंड्स मिल चुका है, हमें परपेंडिकुलर भी पता है, हमें बेस भी पता है, तो एरिया जो है मुझे एच मैक्स देगा, और एच मैक्स जो है वो होगा हाफ ऑफ बेस, बेस इज 10 एंड अल्टीट्यूड जो है दैट्स 98। तो अगर आप देखोगे ये हुआ हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड के हिसाब से, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये हुआ 2 5 10, सो 5 8 40, मैंने सही किया। एरिया हमें चाहिए हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, एरिया इज हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड हियर, नहीं बेस तो गलत लिखा मैंने, सॉरी,
बच्चों मैंने गलत लिख दिया बेस, इट इज हाफ ऑफ बेस। आप खुद देखिए बेस क्या है, इट इज 15 है ना, टोटल इज 15 टाइम, क्योंकि 10 + 5 मल्टीप्लाइड बाई इट्स 98। तो अगर आप देखोगे ये हुआ आपका 2 4 ज़ा एंड 2 9 ज़ा 18। तो अगर आप 15 इंटू 49 करोगे ना, दैट विल रिड्यूस टू 735 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें ये जो है, अगर आपको ये बीटी ग्राफ बनाना आता है तो आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल आराम से सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a bullet fired from a fixed target loses half of its velocity in penetrating 15 सेंटीमीटर। तो मान लो टोटल टारगेट ये है और इसमें 15 सेंटीमीटर क्रॉस करने में 15 सेंटीमीटर क्रॉस करने में जब आपने एक बुलेट को फायर किया विद सम वेलोसिटी यू, तो यहां जब ये बाहर आया तो हाफ ऑफ द वेलोसिटी कंज्यूम हुआ, हाफ जो है उसके पास बचा हुआ है। तो 15 मीटर क्रॉस करने में आधी वेलोसिटी जो है वो कंज्यूम होगी। A bullet fired from a fixed target loses half of its velocity in penetrating 15 सेंटीमीटर। तो आधा वेलोसिटी इसने लूज किया 15 सेंटीमीटर क्रॉस करने में। बिफोर कमिंग टू रेस्ट इट कैन पेनिट्रेट ए फर्दर डिस्टेंस ऑफ। तो जब ये यहाँ पे आया तो इसका वेलोसिटी जो है वो 0 हो गया, और अब आप बोलो ये फर्दर डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, दैट्स अवर क्वेश्चन। सो दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप देखोगे, अगर हम यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as, क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट रिटार्डेशन हियर, वी कैन यूज दिस इक्वेशन। तो फाइनल वेलोसिटी हो गया इट इज u स्क्वायर बाय 4, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इज u by 2, उसका स्क्वायर हो गया u स्क्वायर बाय 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी यहां तक इट इज u स्क्वायर इज इक्वल माइनस, क्यों रिटार्डेशन है, इट इज ट्वाइस ऑफ रिटार्डेशन में a मानता और डिस्टेंस कवर किया यहां तक 15। तो बच्चों अगर आप देखोगे ये बनेगा 3u स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल माइनस 30, इट इज माइनस 30a, इट्स माइनस 30a, माइनस माइनस यहाँ जो है ये भी माइनस था क्योंकि इट्स माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट। तो ये बना 3u स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल 30a, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद अगर आप यहां से ऑनवर्ड्स आप इक्वेशन यूज करोगे अगेन, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। तो यहाँ आपका फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हुआ, माइनस इनिशियल वेलोसिटी अब यहाँ u by 2 का स्क्वायर हो गया u स्क्वायर बाय 4, क्योंकि अब बची हुई वेलोसिटी ये है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस रिटार्डेशन इज कांस्टेंट हियर a एंड s जो है दैट्स x, दैट्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। 0 खत्म, माइनस और माइनस खत्म, ये बना u स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल 2ax, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करें तो ये बना 3u स्क्वायर बाय 4, इट इज 3u स्क्वायर बाय 4, डिवाइड करेंगे उसको u स्क्वायर बाय 4 से, यहाँ था ये राइट हैंड साइड में 30 और यहाँ था ये बराबर इट इज 2ax a कैंसल आउट हुआ, ए जो है बच्चों आपका जो है कैंसिल आउट हुआ, ये हुआ 215 30 हियर और x हमें आ जाएगा। तो अगर आप देखो यहाँ 4 4 कैंसिल, u स्क्वायर कैंसिल, तो 3 इज इक्वल 15 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल 15 डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट इज नथिंग बट 5 सेंटीमीटर इज द फर्दर डिस्टेंस विच इज नथिंग, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से यहाँ इक्वेशन बनाई और वहां से ऑनवर्ड्स इक्वेशन बनाई, रिटार्डेशन थ्रू द टारगेट जो है वो एक ही ऑफर करेगा एंड दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस वन, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल फ्रॉम अ टैप ऑन द फ्लोर 5 मीटर बिलो एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये ऐसी बात होगी कि आपके पास एक नल है, एक टैप है और ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल माना जाता है और इसकी टोटल हाइट जो है ग्राउंड से 5 मीटर है, वहां से वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं। द फिफ्थ ड्रॉप इज लिविंग द टॉप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो पांचवा यहाँ निकलने वाला है, फर्स्ट ने यहाँ हिट किया, अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और फिफ्थ जो है वो निकलने वाला है। द फिफ्थ ड्रॉप इज लिविंग द टॉप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, द हाइट एट विच द थर्ड ड्रॉप विल बी फ्रॉम द ग्राउंड। तो हमें ये वाली हाइट निकालनी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो थर्ड ड्रॉप की जो हाइट है हमें, दिस इज आवर क्वेश्चन, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, दैट इज दैट ग्लेलियोस रेशो जिसको आप कहते हो कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्योंकि यहाँ ड्रॉप हो गए तो ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड देन सारे ड्रॉप्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल कर रहे हैं। whenever a body starts from rest and moves with a uniform acceleration, then the ratio of displacements in equal intervals of time, क्योंकि water drops fall on below at regular intervals दिया गया है, तो इसका मतलब कि अगर ये x गिरा है तो ये 3x गिरेगा, ये 5x गिरेगा, ये 7x गिरेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होता है there's a ratio called as Galileo's ratio. If a body starts from rest and moves with a uniform acceleration, then the ratio of displacements in equal intervals of time is x 1:3:5:7:9। सो अगर हम x लेते हैं तो ये 3x होगा, ये 5x होगा, ये 7x होगा। तो सबसे पहली फुर्सत में ये सारे x जो ऐड करके 5 के बराबर होने चाहिए, तो x + 3x + 5x + 7x जो है आपका 5 के बराबर होना चाहिए। तो ये हुआ 10 और ये हुआ 16, x = 5। तो हमें x पता चला, इट इज 5/16 मीटर। तो हमें x पता चला 5/16 है। अब आप अगर हाइट देखोगे
तो हाइट तीसरे ड्रॉप का जो है दैट इज 7 + 5, क्योंकि तीसरा ड्रॉप ये और हाइट जो है, हाइट हमारा ओनली है बराबर, इट इज 7 + 5, दैट इज 7x + 5x एंड दैट इज 12x हियर, और ये हो गया 12, x हो गया बराबर 5/16, तो ये हुआ दैट इज 2 6 12, 2 8 16, तो ये हुआ 30/8, 30/8। अगर आप 30/8 देखोगे, 8 3 27, 8 3 27 पॉइंट 3 कैरी हुए, तो इट्स 3.75 मीटर इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 4। तो अगर आप इसको इक्वेशन से करते हो तो लंबा हो जाता, बट अगर आप जानते हो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स टू द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स इज 1:3:5:7, एंड अकॉर्डिंगली आप किसी भी ड्रॉप की हाइट, अगर वो चौथे ड्रॉप की हाइट पूछता तो 7 + 5 12 + 3 जो है 15, और लास्ट में अगर फिफ्थ ड्रॉप की तो 16x = 555 मीटर के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, दैट्स दिस वन, एन एलिवेटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, एन एलिवेटर। तो अगर आपके पास एक लिफ्ट है, एक एलिवेटर है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। हमारे पास एक एलिवेटर है बच्चों, और उसमें पूछा गया ascends with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका एक्सेलरेशन है एंड इट्स गिवन इक्वल 0.2 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, एट द इंस्टेंट इट्स अपवर्ड स्पीड इज, इसकी स्पीड भी दी गई है और वो है 2 मीटर पर सेकंड। तो एलिवेटर ऐसे ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन स्पीड दी गई है। ए लूज बोल्ट 5 मीटर हाई अबव द फ्लोर, तो ये 5 मीटर का हाइट है फ्लोर और टॉप, वहां पे एक लूज बोल्ट है, और वो लूज बोल्ट क्या बुला रहा है, ए लूज बोल्ट 5 मीटर हाई फ्रॉम द फ्लोर ड्रॉप्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द एलिवेटर, तो ये सीलिंग से नीचे गिर रहा है। द टाइम टेकन बाय द बोल्ट टू स्ट्राइक द फ्लोर, यहाँ तक वक्त आने में कितना लगेगा, बट लिफ्ट खुद ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप उठ के सीधे t इक्वल रूट ऑफ 2h/2h/g यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। द टाइम टेकन बाय द बोल्ट टू स्ट्राइक द फ्लोर, ये हो गया पार्ट 1, बोल्ट को ग्राउंड को हिट करने में कितना वक्त लगेगा, एंड द डिस्टेंस इट हैज फॉलन, ऊपर से नीचे कितना गिरा है वो भी हमें निकालना है, एंड द डिस्टेंस इट हैज फॉलन, ऊपर से नीचे कितना गिरा है वो भी हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप जाके लिफ्ट में बैठिए, एलिवेटर में बैठिए और रिलेटिवली ऑब्जर्व करिए, तो आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। ये हम क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ाते हैं। जब आप यहाँ से जाके बैठोगे, एक हो गया ग्राउंड फ्रेम से, तो ग्राउंड फ्रेम से चीज़ें अलग, और वहाँ जब आप लिफ्ट के अंदर बैठोगे तो रिलेटिवली ऑब्जर्व करने पे अगर आप देखोगे, इनिशियली जब आपका लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन ऊपर, तो मतलब बोल्ट का भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। बट जब आप यहाँ जाके बैठेंगे लिफ्ट के अंदर, रिलेटिवली ऑब्जर्व करने पे, तो ये एक्सेलरेशन भी नीचे आता है और ये वेलोसिटी भी नीचे आता है, क्योंकि बोल्ट की अपनी वेलोसिटी ऊपर थी, और क्योंकि वो लिफ्ट के साथ ही ऊपर जा रहा था लूज बोल्ट, और अब जब आप यहाँ बैठे तो ये वेलोसिटी उस पर ट्रांसफर होके उसकी जो है रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो जीरो, गौर से सुनिए, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब लिफ्ट ऊपर जा रहा था तो बोल्ट भी उसी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था। बट जब आप उसी फ्रेम में जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में उस पर शिफ्ट हो जाएगी। तो अपनी वेलोसिटी ऊपर थी, ये वेलोसिटी इस पे अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, दैट इज व्हाई रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो। और अपनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट ये एक्सेलरेशन भी रिलेटिवली इस पे ऐड हो जाएगी डाउनवर्ड्स, तो ये हुआ एक्सेलरेशन। तो अब आप देखिए, आपका रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा g+a। तो अगर हमें टाइम ऑफ फॉल निकालना है तो टाइम ऑफ फॉल हो जाएगा रूट ऑफ, इट इज 2h डिवाइडेड बाय g इफेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हुआ 2h, h हो गया हाइट दैट इज 5 मीटर, और डिवाइडेड बाय इट इज g+a, g हो गया 9.8 + 0.2, इट इज 9.8 + 0.2 दैट इज 10, तो ये हुआ 10 डिवाइडेड बाय 10, और 1 सेकंड विल बी द टाइम ऑफ फॉल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम ऑफ फॉल जो है 1 सेकंड। बट अगर आप देखोगे हर ऑप्शन में टाइम ऑफ फॉल जो है वो 1 सेकंड ही दिया है, तो मतलब यहाँ तक की कहानी तो सेम है। तो सबसे पहले हमने टाइम ऑफ फॉल निकाला, तो टाइम ऑफ फॉल जो है वो 1 सेकंड आ गया, और टाइम ऑफ फॉल 1 सेकंड जो है आपने जब आपने रिलेटिव ऑब्जर्वेशन किया, आप लिफ्ट में चले गए, तो जो जो चीज़ें लिफ्ट की है वो उस बोल्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, ये हम रिलेटिव मोशन में पढ़ाते हैं। उसके बाद बोला गया आपको ये कितने वक्त में नीचे गिरा। अब ये नहीं बोला गया आप कहाँ किस फ्रेम से देख रहे हो, आप विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट वाले फ्रेम या ग्राउंड से देख रहे हो। तो अगर आप ग्राउंड से यहाँ से देख रहे हो, सो दिस इज व्हाट इज ग्राउंड फ्रेम। अगर आप यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ से एक क्वेश्चन में नहीं बोला गया था टाइम टेकन बाय द बोल्ट टू स्ट्राइक द फ्लोर एंड द डिस्टेंस इट हैज फॉल इज, तो जब ये नहीं बोला जाता कि आप किस फ्रेम से
इसको मेजर करो तो इट इज बेटर टू मूव विद द ग्राउंड फ्रेम। इट्स अ कन्वेंशन ऑफ ग्राउंड फ्रेम से देख लो कितना डिस्टेंस ऊपर से नीचे गिरा। तो ग्राउंड फ्रेम से डिस्टेंस निकालने के लिए कन्वेंशन ऑलवेज ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, जो मैंने आपको बोला। तो आप यूज कर सकते हो एस इज इक्वल इट इज यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। तो ये है आपका इक्वेशन। अब आपका ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो हमें निकालना है इट्स माइनस समथिंग एस, हमें वही निकालना है कितना ऊपर से नीचे गिरा। वेलोसिटी जो है आपका, जब आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो तो ग्राउंड फ्रेम से जो वेलोसिटी आपकी है, तो ग्राउंड फ्रेम से जो आपकी वेलोसिटी है, ग्राउंड फ्रेम से जो आपकी वेलोसिटी है सर, जो आपकी वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 ऊपर की तरफ आ गया, 2 मीटर पर सेकंड जो है ग्राउंड फ्रेम से, क्योंकि आपका लिफ्ट और आपका बोल्ट जो है उसे वेलोसिटी जाता है मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम जो है वो 1 सेकंड के लिए जाता है। इट्स माइनस माइनस क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है, इट्स माइनस 1/2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 क्योंकि आपने वैल्यू जी का 9.8 लिया, मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर, तो ये हुआ बराबर 4.9। तो अगर आप देखोगे इट्स माइनस एस इज इक्वल टू माइनस 4.9। अगर आप 2 माइनस 4.9 देखोगे तो इट विल बी 2.9 हियर, सो माइनस एस विल बी माइनस 2.9 मीटर। तो minus minus cancel out, s will be 2.9 meter. So again a very important question and option number second is the right answer for this particular question. तो सबसे पहले आपने टाइम निकाला कितने वक्त में गिरा, तो उसमें आपने रिलेटिव ऑब्जर्वेशन किया, बट ये नहीं बोला गया था कि आप कहाँ से ऑब्जर्व करिए, आप ये कहाँ से फॉल कर गए। तो आप ग्राउंड फ्रेम में जाके अब आपको ये रिलेटिव एक्सेलरेशन इसमें ऐड नहीं करने की जरूरत है, आपने सीधे यूज किया एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। इनिशियली आपका बोल्ट उसके साथ ऊपर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसके ऊपर है क्योंकि लूज बोल्ट अभी ऊपर ही जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी टाइम वो 1 सेकंड के लिए फॉल कर गया, माइनस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन का वैल्यू 9.8 लेना है और मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकंड का स्क्वायर, तो 2.9 मीटर ऊपर से वो फॉल कर गया। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ अ टावर 200 मीटर हाई। तो हमारे पास एक टावर है जिसकी ग्राउंड से हाइट 200 मीटर है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट को विद एन इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ऊपर फायर किया, तो ये है। So a ball is thrown vertically upward with a speed of 10 meter per second from the ground at the bottom of a tower 200 meter high. Another is dropped vertically downward simultaneously. तो दूसरे को आपने ड्रॉप किया, जब आपने ड्रॉप किया तो मतलब उसका वेलोसिटी जो है u2 that is 0। तो आपने इसको ड्रॉप किया from the top of a tower. If g is this, the time interval after which the projected body and after which the projected body will be at the same level as the dropped body. तो आपको बोलना है कि किस वक्त के बाद वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे। So that's our question. तो इसको भी हम जो है ना, इसको भी जब मैं कराता हूँ तो रिलेटिव मोशन के तरीके से कराता हूँ। तो यहाँ पे दो को भगाने की जरूरत नहीं, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप रिलेटिवली जाके जो है ना इस पर बैठ जाओ, इसको रेस्ट कराओ, इसको रेस्ट करा के इसकी सारी चीजें इस पर ट्रांसफर हो जाएंगी। अब अगर आप देखोगे इसकी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है, इसकी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है। जब आप जाके इस पर बैठ जाओगे तो इसकी हर एक चीज इस पर ट्रांसफर होगी इन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब जी नीचे है तो जी ऊपर आएगा, अगर जी ऊपर आएगा बच्चों तो जी और जी जो है कैंसिल आउट होगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन है ही नहीं, और वेलोसिटी इसकी ऊपर की तरफ हो जाएगी शिफ्ट u2 दैट इज 0, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो अब आपका डिस्टेंस ये है और वेलोसिटी ये है जिससे इसको कवर करना है, क्योंकि मैंने इसको बिठाया। अब इसी वेलोसिटी से ये 200 मीटर क्रॉस करने जाएगा। आप जानते हो वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और टाइम निकालने का आप तरीका ये है दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे वो 200 मीटर है, और टाइम जो है वेलोसिटी जो है जिसे क्रॉस करेगा दैट इज 10, सो 20 सेकंड विल बी द टाइम ऑफ क्लोजर। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस। तो ये है रिलेटिव ऑब्जर्वेशन। एक पे जाके बैठ जाओ, उसकी हर एक चीज पे शिफ्ट करो, उसका एक्सेलरेशन नीचे था ऊपर आएगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कैंसिल। वेलोसिटी उसका 0 था, अगर होता भी तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर वेलोसिटी ऐड हो जाती, बट यहाँ कोई वेलोसिटी का फर्क नहीं पड़ा। जब रेस्ट पे आप इसी को चलना है 200 मीटर विद द सेम वेलोसिटी, द टाइम टेकन विल बी 20 सेकंड। अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज बहुत आसान है, तो ये आप जानते हो, ये क्वेश्चन आप जानते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्टेन रीजन गिवन बाय द एक्सप्रेशन द SI यूनिट ऑफ A and B are। तो यहाँ पे अगर आप जानते हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो A by x square शुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड B by y क्यूब शुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर A by x square इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, सो कूलम इनवर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बाय चार्ज F by Q। अगर F by Q है तो ये होगा न्यूटन पर कूलम, तो ये होगा न्यूटन कूलम, और डिस्टेंस हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चे एक्चुअली इट इज A by मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन कूलम इनवर्स। तो A हो गया बराबर न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर पहले ऑप्शन में चमक रहा है, और दूसरे में फिर से न्यूटन कूलम इनवर्स, बट y का क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर क्यूब। सो दिस द फर्स्ट आंसर प्योरली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, a silver wire has mass this, radius this and length this, the maximum percentage error in the measurement of its density will be। तो अगर आप जानते हो कि आपके पास एक रॉड है तो उसका मास, उसका लेंथ और रेडियस दिया गया है। सो रेडियस, दिस इज लेंथ एंड दिस इज द मास, और आपको हर एक पैरामीटर दिया गया, आपका मास इन टर्म्स ऑफ एरर्स,
आपका लेंथ एंड आपका रेडियस, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। आपको पता होना चाहिए डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम हियर इज पाई आर स्क्वायर एच, इट्स एल। पाई आर स्क्वायर इनटू एच इज द वॉल्यूम, बट एच के बदले यहाँ पे एल लिखा गया, चूंकि पाई में कोई एरर नहीं है तो डेंसिटी हो गया एम बाई आर स्क्वायर एल। तो अगर आप देखोगे आपको परसेंटेज एरर चाहिए तो आप लिखोगे रिलेटिव एरर डेल रो बाई रो, इससे पहले भी किया, इट्स डेल एम बाई एम रिलेटिव एरर इन मास प्लस ट्वाइस डेल आर बाई आर प्लस डेल एल बाई एल। तो ये आ गया रिलेटिव एरर, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट होगा, 100 से मल्टीप्लाई करिए, ये परसेंटेज एरर में मल्टीप्लाई होगा। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी जो है आपका वो हो जाएगा बराबर, तो इट्स डेल एम बाई एम। तो आप देख लीजिए डेल एम बाई एम आपको प्रोवाइडेड है, इट इज डेल एम बाई एम, डेल एम बाई एम इट इज 0.006 डिवाइडेड बाई इट इज 0.6 प्लस इट इज ट्वाइस ऑफ डेल आर बाई आर। तो डेल आर बाई आर अगर आप देखोगे del r by r is 0.005, 0.005 divided by 0.5, and then plus it is del l by l and that is 0.04 divided by 4 multiplied by 100। अब ये सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप देखोगे 100 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा यहाँ पे 0.6, क्योंकि दो जीरो चले गए, 0.6 0.6 होता है 1%, प्लस ये हो गया बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे दो जीरो खत्म तो ये 0.5 हो गया 1, ये हुआ 2%, और लास्ट में अगर आप देखोगे ये बना इट इज 4 डिवाइड बाई 4, इट्स अगेन 1%, एंड आंसर शुड बी 4% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पूरी कैलकुलेशन मैंने कर दी। ये आईआईटी का पुराना एक न्यूमेरिकल है, इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिफरेंट वैल्यूज ड्रॉप करके पूछा जाता है। उसके बाद ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गिवन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर दिस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आप ओम्स लॉ जानते हो, V इज इक्वल टू आई आर, तो आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस होता है V बाय आई। तो अगर आप देखोगे V बाय आई के हिसाब से V आपका 8 है डिवाइड बाई 2 इट इज 4, तो आपका रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम, बट आपको परसेंटेज भी चाहिए एरर का, और फिर आप जानते हो इट इज डेल आर बाई आर, रिलेटिव एरर इज डेल वी बाई वी प्लस डेल आई बाई आई, दैट्स रिलेटिव एरर इन, क्योंकि ये डिवीजन में है तो रिलेटिव एरर इन वोल्टेज एंड रिलेटिव इन करंट मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज में लाने के लिए, क्योंकि आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए। सो ये हो गया, तो दिस इज परसेंटेज इन दैट रेजिस्टेंस एरर जो होगा डेल वी बाई वी। अगर आप यहाँ से देख लेंगे इट इज 0.5 डिवाइड बाई 8, 0.5 डिवाइड बाई 8 प्लस डेल आई बाई अगर आप देखोगे इट इज 0.2 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई आपका जो है 100 है। तो ये इसको सॉल्व करके आप देख लेंगे ये 16.25% पे रिड्यूस होगा, एंड दैट इज 4 प्लस माइनस। तो पहले आपने वैल्यू मीन वैल्यू निकाला, क्योंकि ये मीन वैल्यू होता है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, एंड रेस्ट प्रोसीजर जो है आपके क्लासरूम प्रोग्राम्स में बिल्कुल पढ़ा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस वन, the expression given below shows the variation of velocity with time, the dimensions of a b and c। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है ये वेलोसिटी है, ए टी स्क्वायर भी वेलोसिटी है, बी टी डिवाइड बाई सी प्लस टी भी वेलोसिटी है। तो अगर वेलोसिटी आप देखोगे तो आप जानते हो इट्स m0 l1 t minus 1, तो डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी आ गया। तो अगर ए टी स्क्वायर आप देखोगे तो ए टी स्क्वायर भी आपका जो है आपका m0 l1 t minus 1 के बराबर है। तो यहाँ अगर आप a देखोगे तो नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो बनेगा m0 l1 t minus 3, क्योंकि t ऊपर जाएगा t minus 2, t minus 1 is t minus 3, तो a भी आ गया आपके पास। उसके बाद अगर आप c देखोगे, c is added with your time, तो अगर c टाइम के साथ ऐड किया गया तो c is टाइम, तो c का डायमेंशनल फॉर्मूला t1 हो गया। और लास्ट में बचा अब आपका ये टाइम प्लस टाइम होता है टाइम, तो अब अगर आप देखोगे टाइम टाइम कैंसिल, तो b हो गया वेलोसिटी, b हो गया वेलोसिटी दैट इज m0 l1 t minus 1। तो हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। पहले आपका ए टी स्क्वायर वेलोसिटी है, तो ए टी स्क्वायर वेलोसिटी से मैंने a निकाला, c यहाँ टाइम के साथ ऐड है तो ये टाइम ही हो गया, और टाइम प्लस टाइम इज टाइम, टाइम टाइम कैंसिल, तो b वेलोसिटी हो गया। अब आपको मल्टीप्लीकेशन में चाहिए a b c, तो a आपका जो है यहाँ पे है m0 इट इज l1 t minus 3 मल्टीप्लाइड बाई b अगर आप देखेंगे तो इट इज m0 l1 t minus 1 मल्टीप्लाइड बाई c, और c जो है दैट्स t1। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे m हो गया 0, l जो है आपका m हो गया 0, l बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, ये हुआ l2 t, ये हुआ प्लस t minus t, इट्स t minus 3, so l2 t minus 3 m2 l2 t minus 3 is the right answer of this question, purely based on principle of homogeneity of dimensions। उसके बाद what is the dimensional formula of AB inverse in the equation? तो बहुत आसान है, where letters have their usual meaning। तो आपको पता है ये रियल गैस इक्वेशन है, इसमें V वॉल्यूम है तो B वॉल्यूम है, तो B हो गया L क्यूब, खेल खत्म। अगर B L क्यूब हो गया तो यहाँ पे A बाई वी स्क्वायर जो है वो प्रेशर हो गया, A बाई वी स्क्वायर यहाँ प्रेशर हो गया, और प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। तो प्रेशर आप जानते हो फोर्स हो गया m1 l1 t minus 2, और एरिया हो गया l2, ऊपर जाएगा ये बनेगा m1 l minus 1 t minus 2। सो ये हो गया प्रेशर, और प्रेशर हो गया m1 l minus 1 t minus 2, ये हो गया आपका
दैट इज प्रेशर। तो ये हो गया ए इज इक्वल इट इज m1 L-1 T-2। ये हो गया L क्यूब, वॉल्यूम हो गया L क्यूब का स्क्वायर हो गया L6। बहुत आसान है। ये हो गया m1, ये हुआ L5 क्योंकि 6 - 1 इज 5 एंड T-2। तो हमारे पास ए भी आ गया, हमारे पास बी भी आ गया। तो अब हमें चाहिए ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो ए एज इट इज आएगा, दैट्स m1 L5 T-2 और बी इनवर्स हो गया, इसका इनवर्स हो गया L-3 क्योंकि बी इनवर्स है ना, L3 का इनवर्स हो गया L-3। तो ये हो गया m1, तो ये हुआ L2 एंड देन इट्स T-2 क्योंकि 5 में से 3। तो m1 L2 T-2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, तो आपने L को इन्वर्स करना है और फिर आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और बाकी सारी चीजें जो आप जानते हो, दैट all exponential, trigonometric and logarithmic functions are dimensionless. The equation of stationary wave is given by this. तो इस स्टेशनरी वेव की इक्वेशन आपको वेरिएबल्स पता होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन नहीं है। द डायमेंशन ऑफ एन टी इज एल। तो आप पहले देखो, ये साइन है, साइन के अंदर सारा डायमेंशन लेस है। तो अगर एन टी का डायमेंशन, अगर डायमेंशन लेस है तो 2 पाई पहले ही डायमेंशन लेस है। तो एन टी अगर एल, एल इज वेव लेंथ इज लेंथ है ना, वेव लेंथ इज लेंथ। अगर एन टी एल के बराबर है तभी जाके डायमेंशन लेस होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। एन टी एल के बराबर होना चाहिए तब जाके साइन वाला पार्ट जो है डायमेंशन लेस होगा। द डायमेंशन ऑफ एक्स इज एल। तो डायमेंशन ऑफ एक्स इज एल, तो डायमेंशन ऑफ एक्स इज एल, बिल्कुल एक्स तो लेंथ होता है, द डायमेंशन ऑफ एक्स इज एल। और कैसे देखो, 2 पाई तो डायमेंशन लेस है। तो अगर ये आप देखोगे एक्स जो है ये भी एल होना चाहिए तब जाके लेंथ हो, क्योंकि वेव लेंथ इज लेंथ, लेंथ लेंथ कैंसल तब ये डायमेंशन लेस होगा। तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद द डायमेंशन ऑफ एन बाई लेमडा इज टी। अब हम एन बाई लेमडा की बात करें, एन बाई लेमडा टी कैसे हो सकता है। एन बाई लेमडा तो ये भी लेंथ, ये भी नहीं, एन बाई लेमडा टी नहीं हो सकता क्योंकि एन टी डिवाइडेड बाई लेमडा जो है वो डायमेंशन लेस है, दैट इज m0 L0 T0। क्योंकि ट्रिग्रामेट्रिक पार्ट जो है ना वो सारा डायमेंशन लेस, 2 पाई तो है ही नहीं, एन टी बाई लेमडा इज डायमेंशन लेस। अब अगर आप एन बाई लेमडा देखोगे ना तो ये हो गया बराबर m0 L0 T0 डिवाइडेड बाई T1। तो ये हो गया T-1। तो ये हमसे पूछ रहा है दैट एन बाई टी का डायमेंशनल फॉर्मूला टी के बराबर, बट वो T-1 के बराबर है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद डायमेंशन ऑफ एन इज LT-1। एन जो है एन का डायमेंशन LT-1 है, सीधी सी बात है क्योंकि लेंथ जो है ये एन हमारा किसका, एन का इज LT-1। तो अगर हम n का देख लीजिए आप, n का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से निकालिए, ये हुआ n, लेमडा ऊपर जाएगा, दैट्स LT-1, एक्जैक्टली सेम है। सो ओनली ऑप्शन नंबर थर्ड इज द रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद द स्पीड ऑफ अ वेव इन वाटर इज गिवन बाय। तो स्पीड ऑफ अ वेव का इक्वेशन दिया है, इट्स लैम्डा रेज पावर a, it is g raised power b, it is rho raised power c. So the speed of a wave produced in a water is given by where lambda g and rho are the wavelength, acceleration due to gravity and density respectively. The values of a b and c are respectively. ऐसा क्वेश्चन 2025 के एंट्रेंस में भी पूछा गया था, हमें ए बी सी निकालना है। तो अगर ये वेलोसिटी आप जानते हो बच्चों, ये हो गया m0 L1 T-1। अगर ये वेव लेंथ है तो आप जानते हो ये L1 और ऊपर जो है पावर ए। अगर ये एक्सेलरेशन है तो m0 L1 T-2, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। पावर बी, डेंसिटी होता है मास, मास होता है m1 बाई वॉल्यूम, दैट्स L क्यूब L-3, और पावर जो है वो c हो गया, डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम। तो अब अगर आप देखोगे ये हो गया m0 L1 T-1, ये हो गया L रेज पावर a, ये हो गया m रेज पावर 0, L रेज पावर b, T रेज पावर -2b, m रेज पावर c एंड T रेज पावर -3c। तो ये हम थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, m0 L1 T-1, और कोई तरीका नहीं इसको सॉल्व करने का। m एक साथ लाइए तो ये हुआ m रेज पावर c, लेंथ एक साथ लाइए a प्लस b, और लेंथ यहाँ पे भी है, लेंथ हो गई a प्लस b, और अब जो है और कोई नहीं है। और टाइम अगर आप देखोगे, टाइम हो गया -2b -3c, और कुछ नहीं है। तो लेंथ आ गया, लेंथ a प्लस b आ गया, मास आ गया, तो लेंथ मास आ गया, लेंथ दो बार है आपका, 1 और 2 बार, और टाइम जो है फिर 2 बार है। तो अगर आप देखोगे सी यहाँ पे 0 हो गया, तो आप चूंकि बीच में इक्वलिटी है तो यहाँ का पावर इस पावर के बराबर होना चाहिए, तो सी 0 एक्जैक्टली जो है, सी तो तीसरा पैरामीटर और 0, सी इज 0। उसके बाद अगर आप देखोगे ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, या अगर आप देखोगे सी 0 है, तो अगर सी 0 है तो टाइम पहले देख लीजिए, ये हुआ -2b -3c इज इक्वल टू -1। सी 0 है छोड़ दीजिए, तो -2b जो है -1 के बराबर है, माइनस माइनस कैंसल, b हो गया 1/2। तो आपका b भी आ गया, b इज 1/2, b 1/2 है। और लास्ट में b जो है उठा के ड्रॉप करिए इसमें, तो a प्लस बी जो है लेंथ का पावर, a प्लस बी लेंथ के पावर के बराबर होना चाहिए, दैट्स 1। तो a b इज प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, a हो गया बराबर 1 - 1/2, 2 1 2 -1/2, 1/2, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
तो बहुत आसान है, आप इसमें पावर्स को इक्वेट करिए, मास, लेंथ और टाइम के, यू विल गेट योर रेस्पेक्टिव ए, बी एंड सी। उसके बाद the position of a particle in time t is given by the equation where v naught is a constant, alpha is greater than 0, the dimensions of v naught and alpha respectively। हमें v naught और alpha चाहिए, हमें v naught और alpha चाहिए। तो सबसे पहली फुर्सत में ये है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e raised power समथिंग है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, अगर ये डायमेंशनलेस है तो अल्फा होना चाहिए t-1, क्योंकि यहाँ अल्फा t है, तो डायमेंशनलेस बनाने का एक ही तरीका है, अल्फा t-1 होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई t कैंसल, तो अल्फा होना चाहिए t-1। तो डायमेंशंस ऑफ वी नॉट एंड अल्फा, अल्फा इज t-1, तो इसमें t-1 है, दूसरे में भी t-1 है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। पहले और दूसरे में जो हमें देखना है अब v का डायमेंशन क्या है। अब v का डायमेंशन होना चाहिए तो x होना चाहिए v नॉट बाई अल्फा, v नॉट बाई अल्फा, क्योंकि ये पोर्शन तो डायमेंशनलेस हो गया, तो v नॉट हो गया बराबर x इंटू अल्फा, तो v नॉट हो गया x हो गया L1 और t अल्फा हो गया t-1, तो L1 t-1, L1 t-1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए that all trigonometric functions, logarithmic functions and exponential functions are dimensionless। बस ये एक चीज पता होने पे, अगर ये t है तो अल्फा t-1 होना चाहिए, और ये सारा डायमेंशनलेस है तो v नॉट होना चाहिए अल्फा इंटू x से आपने v नॉट कैलकुलेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 टाइम्स, इन अनदर सिस्टम व्हेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम, मीटर एंड मिनट, the magnitude of the forces। So you should know that n1 u1 is equal to n2 u2। This is how to solve this particular question। तो पहले सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स इज 100 और ये सीजीएस सिस्टम में है, तो सीजीएस सिस्टम में अगर आप फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देखोगे इट्स m1 l1 t-2, तो ये हो गया ग्राम, ये हो गया सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, क्योंकि m1 l1 t-2 ये हो गया सेकंड, सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, n2 हमें निकालना है, और किस सिस्टम में, दैट इज केजी, देन इट इज मीटर डिवाइडेड बाय मिनट का स्क्वायर। तो इसका ख्याल रखिए, क्योंकि इन अनदर सिस्टम वेयर फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम, मीटर एंड मिनट, अब इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों क्योंकि आपको इस सिस्टम में लाना है तो ये 100 सही है, आप जानते हो 1 ग्राम इज 10⁻³ kg, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर, 1 सेकंड इज 1/60 दैट इज मिनट का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये हुआ n2, ये हुआ kg, ये हुआ ग्राम डिवाइडेड kg मीटर, सॉरी kg मीटर बाय मिनट का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप kg कैंसल आउट हुआ, मीटर कैंसल आउट हुआ, मिनट स्क्वायर कैंसल आउट हुआ, n2 आराम से मिल जाएगा, ये हुआ 10 रेज पावर, इट इज 10⁻², कैंसल आउट, ये हुआ 60 का स्क्वायर 3600 ऊपर जाएगा, 3600 को आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करिए, 2 0 निकल गई और बचा 3.6, तो n2 शुड बी 3.6 इज द way to solve this question। तो purely based on the formula n1 u1 is equal to n2 u2 by which you can solve it। उसके बाद ये बहुत आसान क्वेश्चन है, an arrow is shot in air, आपने एक एरो को शॉट किया एयर में, तो you have fired an arrow like this, its time of flight is 5 seconds, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोवाइडेड एंड दैट्स प्रोवाइडेड इक्वल 5 seconds। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 5 seconds दिया गया है, इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज 200 मीटर, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 200 मीटर दिया गया है, द इंक्लिनेशन ऑफ द एरो अबाउट द हॉरिजॉन्टल इज, तो वी हैव टू कैलकुलेट थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने पहले ही लिखा दैट देयर आर टू फॉर्मूलाज व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, r tan थीटा इज इक्वल 4h एंड h इज इक्वल 1/8 gt स्क्वायर। जब मैंने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन शायद किया था, तो ये दो फॉर्मूलाज बड़ी इंपॉर्टेंट। हाइट निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला 1/8, g हो गया 10, t हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर, तो हो गया 25, और 25 इंटू 10 हो गया 250 डिवाइड बाई 8 मीटर। तो जैसे हाइट मिला तो इस इक्वेशन में ड्रॉप करिए, तो आपका रेंज जो है वो 200 मीटर है, तो ये हुआ 200, ये हुआ tan ऑफ थीटा इज इक्वल 4 टाइम्स हाइट जो है दैट इज 250 डिवाइड बाई 8। तो ये होता है बिल्कुल आसान तरीका करने का, 4 2 हो गया दैट इज 8, देखो 1 0 चला गया, तो अगर आप देखोगे 5 4 आर 20 एंड 5 5 आर 25, तो tan ऑफ थीटा हो गया बराबर इट इज 5 डिवाइडेड बाई 8, थीटा हो गया बराबर tan इनवर्स 5/8 शुड बी द राइट आंसर। सो ये होना चाहिए tan इनवर्स 5/8। तो अगर आपको ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस याद है प्रोजेक्टाइल में, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में, तो आप क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको लेंथी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो r tan थीटा इज इक्वल 4h, रेंज, हाइट और एंगल ऑफ फाइंडिंग में इक्वेशन, और h इज इक्वल 1/8 gt स्क्वायर, 1/2 नहीं, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, कोई सोच रहा होगा 1/2 होता है, इट्स 1/8, इट्स अ स्पेशल इक्वेशन व्हिच इज डिराइव्ड आउट ऑफ कैलकुलेशंस। द इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज, इक्वेशन दिया है y इज इक्वल 16x माइनस इट इज 5/4x स्क्वायर। ऐसा इक्वेशन मैंने एक बार दिखाया आपको, इक्वेशन एक्चुअली है ट्रैजेक्टरी का ax माइनस bx स्क्वायर, और मैंने दिखाया जब y यहाँ 0 ड्रॉप करते हैं तो रेंज होता है बराबर a/b। तो अगर आपको रेंज यहाँ निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज a/b, a हो गया 16, b हो गया 5/4,
तो ये हो गया 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया आपका 64 डिवाइड बाई 5। अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 12.8 मीटर पे रिड्यूस हो जाएगा, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 4। तो ये छोटी सी चीज अगर आपको पता है कि इस इक्वेशन का ए और बी, अगर आपको पता है ए और बी, ए को बी से डिवाइड करने पे रेंज मिलता है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सॉल्व होता है। उसके बाद from a point on the ground at a distance 2 meters from the foot of a vertical tall tower, तो आपके पास एक टावर है, आराम से देख लीजिए, इट्स अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो 2 मीटर दी गई है। तो 2 मीटर दूरी से, फुट ऑफ द टावर से आपने एक प्रोजेक्टाइल को, बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, आपने एक बॉल को 45 डिग्री पे फायर किया, तो यू हैव फायर्ड इट एट 45 डिग्री, which just clears the top, and then afterwards it strikes the ground at a distance of 4 meter on other side, और जब ये यहाँ गिरा तो ये फर्दर डिस्टेंस जो है 4 मीटर के बराबर दिया। दिस इज द लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी स्पेशल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। द हाइट ऑफ द टावर इज, तो आपको y निकालना है इसका हाइट, तो आपको पता होना चाहिए इट्स अ स्पेशल फॉर्म ऑफ ट्रेजेक्टरी, दैट्स y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो ये आपने पढ़ा होता है, इट्स अ स्पेशल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। जब आप सॉल्व करते हो 11th क्लास में सॉल्व करते हैं, एंट्रेंस की बात ही नहीं, y हमें मिल जाएगा, x आपका जो है ये, जब आप इनिशियली फुट ऑफ द टावर से कितना दूर थे 2, tan ऑफ 45 होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं, tan ऑफ 45 इज 1 माइनस x इज अगेन वही 2, एंड r जो है रेंज होता है यहां से यहां तक, हॉरिजॉन्टल लेवल पे वापस आने में जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 6। तो बच्चों ये सॉल्व हो गया, y इज इक्वल टू, ये हुआ 1 माइनस एक्स बाई 6, तो 1 माइनस एक्स नहीं है 2 है, सॉरी इट्स 2 बाई 6, तो ये हो गया 2 3 6, तो y हो गया बराबर इट्स 2, ये हो गया 3 1 3 माइनस 1, इट इज 3, सॉरी इट इज 3 माइनस 2, इट इज 1, है ना, मैंने गलत किया क्या, x इज 2, रेंज इज 4, 2 3 6, so it is 2 3 6, it's 1 by 6 है ना, it's 1 by 6 here, 1 by, it is 2 by 6, it's 1 by 3, sorry 3 1 3 minus 1, it is 2 by 3, तो बच्चों ये 2 by 3 है, सॉरी कैलकुलेशन एरर हो गया, y is equal 4 by 3 is the height of the tower which is nothing but option number 4। तो ये स्पेशल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए x क्या है और रेंज क्या है, एंगल ऑफ फायरिंग क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, a particle is projected horizontally with the speed of this, so you have fired it like this from some height at t equals 0, at what time will its velocity make an angle 60 degree with the initial velocity। तो ये क्वेश्चन जो आप डायग्राम बेस्ड ही बनाओ, ये है वेलोसिटी, और आफ्टर सम टाइम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज 20 by root 3 ऑलवेज मीटर पर सेकंड, एंड दिस द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड इट इज जीटी। तो इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, बट आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी जो होता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी होता है जी इनटू टी। आपको ये एंगल पूछा गया, ये एंगल कितना है, ये एंगल निकालने के लिए हम जीटी को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो जीटी इधर आ गया, लेट अस कंसीडर दिस एंगल बी अल्फा। तो tan ऑफ अल्फा अगर आप डायग्राम में देखोगे, tan ऑफ अल्फा हमेशा होता है बराबर tan ऑफ अल्फा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया जीटी एंड बेस हो गया 20 by रूट 3। तो tan ऑफ अल्फा हो गया, किस एंगल पे आपको बोला जा रहा है, तो हमें निकालना क्या है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड लाइक दिस एट व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये tan ऑफ 60 होता है रूट 3 by 2, ये हो गया बराबर g हो गया 10, टाइम हमें निकालना है, रूट 3 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 20, रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हुआ 2 10 10 और 10 जो है वो 2 10 10 और 10 जो है वो खत्म होगा, मैंने कहीं गलती कर दी शायद, विल सीट अगेन, तो ये हम फिर से एक बार करते हैं। तो tan ऑफ अल्फा, tan ऑफ 60 होता है रूट 3, सॉरी tan ऑफ 60 होता है बच्चों रूट 3, ये हो गया g10, t निकालना है, t हमें निकालना है, ये हो गया 20 और रूट 3 गया ऊपर, रूट 3 गया ऊपर, तो रूट 3 कैंसिल, मैंने गलती की थी, t इज इक्वल 20 डिवाइड बाई 10, और 20 डिवाइड बाई 10 होता है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड के बाद जो है वो एंगल 60 डिग्री बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट्स आवर क्वेश्चन। तो ये है बच्चे आपका इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 आफ्टर इट इज जीटी, जीटी यहाँ है, tan ऑफ अल्फा इज परपेंडिकुलर बाय बेस से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद अ मैन वॉकिंग टू द ईस्ट एट 2 किलोमीटर पर आवर, तो अ मैन, फिर से रेन एंड मैन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ मैन वॉकिंग टू ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद एंड द रेन ड्रॉप्स अपीयर टू हिम ड्रॉपिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जो चलते हुए आदमी को दिखता है वो ने हमेशा बोला वो रिलेटिव होता है, तो इट्स वी आर एम, तो उसको लगता है कि रेन ड्रॉप्स परपेंडिकुलरली गिर रहे हैं विद अ वेलोसिटी, और वो वैल्यू भी दिया है इट इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो चलते हुए आदमी को जो भी दिखता है ना वो रिलेटिव होता है, उसका ख्याल रखिए, वो कभी एक्चुअल नहीं होता। एंड द रेन ड्रॉप्स अपीयर टू हिम ड्रॉपिंग परपेंडिकुलरली एट 2 किलोमीटर पर आवर, तो जो अपीयर होता है वो वी आर एम होता है और एक्चुअल अलग होता है, द रियल वेलोसिटी ऑफ रेन इज, हमें रियल वेलोसिटी निकालना है। तो मेरा तरीका हमेशा
आदमी को रोक दो, ये वेलोसिटी इधर आ जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, वो रेन ड्रॉप पे आ जाएगी, तो वीएम आ जाएगा इधर 2 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये 2 किलोमीटर पर आवर वीएम है तो डेफिनेटली वीआर यहां से होना चाहिए। सर वीआर यहां से क्यों होना चाहिए? क्योंकि इन दो का रिजल्टेंट ये है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें वीआर ही निकालना है, द रियल वेलोसिटी ऑफ रेन। अब ये निकालने का तरीका, इसको शिफ्ट इधर करो तो वीएम यहां आ जाएगा, तो वीएम है 2 किलोमीटर पर आवर। अब आपको परपेंडिकुलर भी पता है और ये भी पता है, तो ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये एंगल निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आप आराम से देखिए, तो ये भी 2, ये भी 2, तो वी आर का स्क्वायर हो गया रूट ऑफ, ये हुआ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हुआ 2 टाइम्स 2 स्क्वायर, और ये हो गया 2√2 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया वी आर का एक्चुअल वेलोसिटी, और एंगल क्या हो गया? tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर इज 2 और बेस भी 2, 2/2 होता है 1, विच इज ओनली पॉसिबल एट tan ऑफ 45 डिग्री। tan tan कैंसल, थीटा इज इक्वल 45 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 45 डिग्री वर्टिकल के साथ, और एंगल जो है 45 with vertical, और velocity is 2√2 kilometer at an angle of 45 degree to the normal downwards, at an angle of 45 to the normal downwards. This is the right answer of this question. तो हमेशा आदमी को रोको, उसकी वेलोसिटी इधर, अगर वीएम ये है तो वीआर ये है, क्योंकि रिजल्टेंट बीच में। रेस्ट आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए, वेक्टर्स यूज करिए, और tan ऑफ थीटा भी आराम से निकल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, if force F, acceleration A and time T are chosen as the fundamental quantities, find the dimensions of energy। बच्चों इसमें हम एक तो लॉन्ग मेथड करते हैं जो 11th में होता है लंबा, पर दूसरा होता है कि ऑप्शन से ही न्यूट्रलाइज करिए क्वेश्चन को। आपको नए सिस्टम में डायमेंशन ऑफ एनर्जी, जिस ऑप्शन में लास्ट में एनर्जी आ जाए ना वही आंसर है। तो एनर्जी, आप चूंकि ब्लू हाईलाइटेड है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। देखो फोर्स के बदले में लिख सकता हूँ ना, फोर्स के बदले में मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, और फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन है और मल्टीप्लाइड बाई टाइम स्क्वायर। तो अब अगर आप देखोगे तो मुझे चाहिए आपका एनर्जी, किस ऑप्शन में एनर्जी आएगा, किस ऑप्शन में एनर्जी आएगा। तो अगर मैं लिखूं इट इज FAT, वी हैव टू फाइंड एनर्जी। if force F, acceleration A and time T are chosen the fundamental quantities, find the dimensions of energy। लास्ट में जिसमें एनर्जी आए, दैट्स एनर्जी होता है बराबर, एनर्जी होता है बराबर, एनर्जी होता है वर्क, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क होता है बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स में एज इट इज रखूं, क्योंकि एनर्जी चाहिए, एनर्जी होता है वर्क, और वर्क होता है बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो फोर्स में ऐसे एज इट इज रखूं। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम स्क्वायर, एक टाइम चला जाएगा, एक बचेगा, बट वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक टाइम बचा है, टाइम कैंसिल आउट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द राइट आंसर। तो दिस इज द अप्रोच कि आपका एनर्जी आना चाहिए, दिस इज हिट एंड ट्राई। बाकी किसी ऑप्शन में लास्ट में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, इससे आपका बहुत सारा वक्त बच जाएगा। अदरवाइज आपको आपको पूरा मेथड यूज करना है, जिसमें आप ABC निकाल के जो है लास्ट में आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, वो मेथड आप जानते हो। बट ये शॉर्टेस्ट मेथड है जिसमें आप वर्क चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी इज वर्क, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उस अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद इफ E and G आर रेस्पेक्टिवली डिनोट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन द डायमेंशंस ऑफ, आपको इस रेशो का डायमेंशन का फॉर्मूला निकालना है। तो बहुत आसान है, एनर्जी होता है वर्क, और वर्क होता है बराबर m1L2T-2 आ गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप निकालेंगे G m1m2 by r स्क्वायर से, मुझे नहीं लगता है दिखाने की जरूरत है, तो G यहाँ से आ जाएगा FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। F आप जानते हो, R जानते हो, M, ये सॉल्व करके आपको E/G जो है, E/G करके आंसर जो आ जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज PQ एंड R आर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस। अगर इनके डायमेंशंस डिफरेंट है, डिफरेंट क्वांटिटीज है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डिफरेंट क्वांटिटीज का ख्याल रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस कैन नेवर बी अ मीनिंगफुल क्वांटिटी, कौन सा कॉम्बिनेशन कभी मीनिंगफुल नहीं बन सकता। देखो यार, लाइक क्वांटिटीज में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है, डिफरेंट क्वांटिटीज में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो सकता है, दैट्स व्हाट्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है y होता है बराबर a + - b, मतलब अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो सिमिलर होना चाहिए, a जो है वही b होगा और लास्ट में वही y होगा, दैट्स व्हाट्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर ये डिफरेंट क्वांटिटीज है तो सब्ट्रैक्शन कभी पॉसिबल ही नहीं, सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, इवन p + q भी पॉसिबल नहीं है। बट मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट क्वांटिटीज में P एंड Q R लीड कर सकता है, सो इट कैन बी पॉसिबल, P और Q मल्टीप्लाई करके आपका जो है R हो सकता है। जैसे आप जानते हो दैट V इज इक्वल टू U + AT, तो आप जानते हो A × T इज वेलोसिटी, वेलोसिटी एडेड विद वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो डिफरेंट क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन इसको लीड कर सकता है और फिर सब्ट्रैक्शन हो सकता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन जो है डिवीजन अलाउड है, बट यहाँ पे फिर से PR का मल्टीप्लिकेशन चाहे Q² के बराबर आ जाए तो सब्ट्रैक्शन होगा डिवाइड बाय R,
सिर्फ p माइनस क्यू, कभी p q के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि p अलग है, q अलग है, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद द सम ऑफ द नंबर्स इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो जब आप सम करते हैं ना, तो द रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नहीं, टू द सेम नंबर ऑफ दैट डेसिमल प्लेसेस, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस एज आर प्रेजेंट इन द लीस्ट मेजर्ड वैल्यू। तो अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन देते हैं तो आप डेसिमल प्लेसेस को देखते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए आपके 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ 3 डेसिमल, तो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस में, तो आंसर में भी एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए, तो एक ही डेसिमल प्लेस सिर्फ इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें है ही नहीं डेसिमल प्लेस, इसमें 2 है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर वो होना चाहिए जो एक डेसिमल प्लेस पे रिड्यूस हो जाए, दैट इज व्हाट इज द आइडिया फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद फिर से वही जो अभी हमने क्वेश्चन किया, इफ टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशंस ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ पी एंड एल, तो ये सारा रिड्यूस करके मास के बराबर आ जाएगा, और आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। मास के बराबर आएगा, कैसे आएगा, तो आपका जो है टी इनवर्स, इट्स टाइम इनवर्स, इट इज वेलोसिटी माइनस 2 एंड देन इट इज एंगुलर मोमेंटम 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, तो पहले आप लिख सकते हो इसको 1/t, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप लिख सकते हो 1/v², कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये एंगुलर मोमेंटम होता है एम, इट इज वी एंड इट्स आर इट इज एम वी आर इज द डिस्टेंस। तो अगर आप देखोगे एक वेलोसिटी जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, और देखो एक वेलोसिटी कैंसल आउट हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम जो है फिर से वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी कैंसल, लास्ट में एम आ गया। सो दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। अदरवाइज लंबे मेथड्स है, बट आप उसको रिड्यूस करिए, देखिए किसमें मास रिड्यूस होता है। तो एंगुलर मोमेंटम जो जानता है एमवीआर है, वी कैंसल आउट हुआ, एक भी बचा, बट डिस्टेंस बाय टाइम अगेन वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी कैंसल आउट होके आपका मास आ गया। दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। उसके बाद h/2 इज दैट हैज द डायमेंशंस ऑफ, आपको पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीप्लाई h/2, इट इज बोरस क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होता है, चाहे केमिस्ट्री पढ़ी है या मॉडर्न फिजिक्स। एंगुलर मोमेंटम होता है इंटीजर मल्टीप्लाई h/2, इंटीजर तो डायमेंशन लेस है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है h/2, या अगर आप कहोगे ना एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल प्लैंक्स कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं, या 2 भी डायमेंशन लेस है तो आप h/2 ले सकते हो, सो एंगुलर मोमेंटम के बराबर, तो h/2 इज एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज n इज अ नंबर दियर एंड h/2, या आप सीधे बोल सकते हो दैट l इज इक्वल h, दैट एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, क्योंकि 2 भी डायमेंशनलेस, n भी डायमेंशनलेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस इज 4, तो यहाँ सीधे आप देख लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, नहीं ये इनिशियल जीरोस है, नेवर सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बराबर है इसमें। A choice of change of different unit does not change the number of significant figures, yes, अगर आप यूनिट सिस्टम बदलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंजिंग द सिस्टम ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहले में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर जो है वो चेंज नहीं होता, ये सही स्टेटमेंट है। उसके बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस इज 1, तो बिल्कुल ये इनिशियल जीरोस है, नॉट सिग्निफिकेंट, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, एंड इन दिस इज, तो ये सिग्निफिकेंट है, और ये ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल, ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा, ट्रेलिंग जीरोस, द जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट, तो लेफ्ट ऑफ द नंबर, तो नंबर से पहले जो जीरोस होते हैं ना, वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते, जैसे इस नंबर के लेफ्ट जो जीरोस है ये कभी सिग्निफिकेंट होते हैं, इनको इनिशियल जीरोस कहते हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये इनिशियल जीरोस है और ये कभी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, और ये बैक भी करता है इसको। उसके बाद बहुत आसान, फ्रॉम गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, आपको बोलना इनमें से कौन सा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इट इज हैविंग एन एक्यूट एंगल हियर, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, क्योंकि एक्यूट एंगल वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, एक्यूट एंगल, इट इज वेलोसिटी इज पॉजिटिव बट कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट होता है, इट्स पॉजिटिव कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन होना चाहिए पॉजिटिव कांस्टेंट, तो यहाँ पे बिल्कुल ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। और उसके बाद ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव कांस्टेंट, सो यहाँ पे आप देख लीजिए नेगेटिव कांस्टेंट है, सो दिस इज द राइट आंसर। ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत, ये और ये में फर्क इतना ही है, आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव कांस्टेंट है, और ये पता होना चाहिए नेगेटिव कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद a ball is projected with velocity 10 meter per second in a direction making length 30 degree,
तो आपने 10 मीटर पर सेकंड से फायर किया विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। हमसे पूछा गया विद हॉरिजॉन्टल व्हाट इज द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉल इन आफ्टर 1 सेकंड। तो आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट्स मतलब ये हो गया एक्स एंड वाई आपको निकालना है आफ्टर टी इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद इसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, आपको एक्स एंड वाई निकालना। अगर आप देखोगे ये हुआ u cos 30, ये हुआ u cos 30 वेलोसिटी और ये हुआ u sin ऑफ 30। तो अगर आप देखोगे x कोऑर्डिनेट हो गया दिस वेलोसिटी व्हिच इज रिस्पांसिबल दैट इज u cos थीटा इनटू द टाइम t। तो x हो गया u cos 30, इट इज 30, इट्स √3/2 एंड t इज 1। ये हुआ 2 5 10, 5 into 1.732 होता है 8.66। तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट। अगर आप y कोऑर्डिनेट की बात करते हो तो दैट इज u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड्स, जबकि जहां से मोशन पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो y हो गया बराबर 10, sin 30 होता है 1/2, t हो गया 1 माइनस 1/2, g का वैल्यू हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर। तो ये हुआ 2 5 10 माइनस 2 5 10। तो अशर कहीं मैंने गलत कर दिया, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, जी हो गया 10 1 स्क्वायर, नाइन 9.8 लेना है, ठीक है, इट्स 9.8 दैट्स व्हाई 9.8 लेके आप जब ये 4.9 तो 5 में से 4.9 होता है 0.1, तो गलत नहीं किया था, इट्स सेम 0.1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्चुअली यहाँ पे जी 9.8 लेके ये बनता है 5 माइनस 4.9, 4.9 होता है 0.1। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए अपनी इक्वेशन लीजिए, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की अपनी इक्वेशन लीजिए, और आप जानते हो कन्वेंशन वेलोसिटी ऊपर बट एक्सेलरेशन नीचे, दैट्स व्हाई यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ, दैट्स हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइनली आपका एक मैच द कॉलम है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेजेक्टरीज y इज इक्वल टू mx माइनस nx स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको प्रोवाइडेड है। तो वायर एम एन मैच द कॉलम, तो मैंने आपको पढ़ाया अभी बहुत बार ये क्वेश्चन आया, इट्स ax माइनस bx स्क्वायर, एक्चुअली ये इस फॉर्मेट में है। तो आपको पता होना चाहिए रेंज होता है बराबर a/b। अगर रेंज होता है a/b तो यहाँ m/n आ गया रेंज, तो m/n शुड बी द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो रेंज शुड बी m/n, तो ये हो गया आपका डी होना चाहिए 2, आपका डी होना चाहिए 2, आपका डी होना चाहिए 2। दो ऑप्शंस, पहला ऑप्शन खत्म और तीसरा ऑप्शन खत्म, क्योंकि दो ऑप्शंस में 2 एंड 3 में 2 एंड 4 में D2 है। उसके बाद आपका ये जब आ गया, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ये x tan थीटा होता है, तो tan थीटा a के बराबर होता है, इट्स x tan थीटा हियर, एक्चुअली x tan थीटा जो मैंने पहले एक क्वेश्चन में दिखाया, तो a होना चाहिए tan थीटा। उसके बाद आपको जो है इसमें आपको पता है दैट r tan थीटा इज इक्वल 4h, मैंने पीछे ही बहुत बार यूज किया। तो r जो है इट्स m/n एंड tan ऑफ थीटा इज a जो है यहाँ हमारा m है इज इक्वल 4 टाइम्स h, तो हमारा h जो है वो आराम से आ जाएगा एंड इट इज m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n। सो m स्क्वायर बाय 4n होना चाहिए आपका हाइट, m स्क्वायर बाय 4n होना चाहिए आपका हाइट। तो ये आ गया आपका रेंज, बहुत आसान है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब आप आराम से चीजें निकाल सकते हो, दैट इज हाउ टू कंपेयर। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है और इसमें रेंज होता है a/b, tan थीटा a के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ a के बदले m यूज किया गया, b के बदले n, रेस्ट आपका जो है टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला, h इज इक्वल 1/8 जी टी स्क्वायर मैंने पढ़ाया। तो अगर आपका h आ गया तो h जो है आपका दैट इज m स्क्वायर डिवाइड बाय 4n इज इक्वल 1/8, ये हुआ जी टी स्क्वायर। यहाँ से आप आराम से टाइम निकाल सकते हो और अकॉर्डिंगली जो है आपका आंसर जो है आ जाएगा। फिलहाल आपका जो है मैक्सिमम हाइट जो है वो 1 है, तो c 1 है, तो यहाँ c जो है एक ही में 1 है एंड दैट्स फोर्थ ऑप्शन, इसमें भी c जो है फोर्थ है, दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये एक पार्ट जो है आप खुद करिए। सो दिस कंप्लीट्स आवर इंट्रैक्शन फॉर द फर्स्ट पेपर। एट लास्ट मैं आपको फिर से एक बार कहूँ, यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर प्लेसेस। एग्जाम के बाद जो क्वेश्चन नहीं आता है मेक ए सेपरेट कॉपी फॉर देम एंड थ्रू द ईयर इस प्रोसेस से अगर आप चले, जो क्वेश्चन नहीं आते उनकी कॉपी बना के उनको फिर से सॉल्व करना और सीखना उन कंसेप्ट को, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अल्लाह ब्लेस यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक अहेड।